ओके सो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी वेट कर लिया स्टूडेंट का। लास्ट क्लास में कोई मुझे बताएगा क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस की थी? एनीवन? मेरे एक स्टूडेंट को बताया था, बाकी को नहीं बताया था। ऐसा ही है? नहीं बताया था। सही है। अच्छा, हम लोगों ने ये देख लिया था कि रेक का प्रोजेक्ट सेटअप करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें प्री रिक्विजिट होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, जिससे हम लोगों ने नोड को इंस्टॉल किया था। और नोड के साथ हमें npm बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया था, नोड पैकेज मैनेजर। और मैंने ये भी बताया था हम किस लिए उसको यूज़ करेंगे। हमें रेक के प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा तो उसके लिए हम npm को यूज़ करेंगे। और बाकी इसके अलावा मैंने आपकी जो रूट फोल्डर है, जो कि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, इस वीट प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आप देखिएगा हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट किस तरह सेटअप किया था, क्या कमांड्स मैंने चलाई थी, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अगर किसी को कमांड्स नहीं पता है तो मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर सारी कमांड्स टेक्स्ट फॉर्म में दे दूँगा आप लोगों की आसानी के लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने नोड मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लिया था कि इस फोल्डर ये किस लिए बनता है, हम लोग खुद से बनाते हैं या ये खुद ब खुद बनता है? खुद ब खुद बनता है जब हम कोई भी npm इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने जितनी भी रूट लेवल पर हमारे फाइल्स हैं, वीट कॉन्फ़िग, इसमें हमने इतनी डिटेल में बात नहीं की थी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, हमें इतना अभी जानने की ज़रूरत नहीं है बिगनर लेवल पर। गेट इग्नोर का हमने डिटेल में देखा था, index.html को पढ़ा था, package.log.json को, package.json और readme.md, ये जितनी भी रूट लेवल पर हमारे पास फाइल्स हैं इन सबके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या फाइल, कौन सी फाइल क्या काम कर रही है, किस पर्पज़ के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एक हफ्ते के बाद आ रहे हैं तो अगले दिन यहाँ काम हो जाता है पूरा। नहीं है, नहीं है कोई क्वेश्चन? सारे हाफिज साहब यहीं बैठे हुए हैं। ओके, आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 फोल्डर को डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह कंपोनेंट भी बना के देखेंगे, उसको यूज़ करके भी देख लेंगे। और जीएसएस को मजीद पढ़ेंगे कि जीएसएस क्या होती है, ये भी हमने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लिया था। सो पब्लिक फोल्डर, इसमें आपको मज़े की बात है सिर्फ वीट.svg मिल रही है, ठीक है। और ये फोल्डर आप किस लिए यूज़ करेंगे, नाम से क्या पता चल रहा है, इसको हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से? लेट्स सी। अच्छा, अगर यही आप क्रिएट रेक्ट ऐप के थ्रू, जिस तरह वीट हमने यूज़ किया था अपने रेक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए लास्ट क्लास में, सेम इस तरह से हमारे पास क्रिएट रेक्ट ऐप एक टूल था जो कि अब डेप्रिकेट हो चुके हैं, हम यूज़ नहीं करेंगे उसको। तो उसमें हमारा पब्लिक फोल्डर थोड़ा डिफरेंट होता था, वहाँ पर हमारे पास index.html की फाइल जो हमें यहाँ पर रूट पे मिल रही है वो हमें यहाँ पर फोल्डर के अंदर मिलती थी, ठीक है। और कुछ और एक दो svgs या आइकन्स की फाइल हमारे पास उस फोल्डर में होती थी। बट अभी फिलहाल हमें इस पब्लिक फोल्डर में एक सिर्फ वीट.svg की फाइल मिल रही है। मैं अगर एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ npm run start, और ये कमांड मुझे किस तरह से पता चली है वो मैं अपनी package.json की फाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर स्टार्ट नहीं है, डेव है। अगर हम क्रिएट रेक्ट से करते तो हमारे पास स्टार्ट की कमांड होती, बट अभी यहाँ पर डेव है। तो मैं यहाँ पर npm स्पेस रन स्पेस आपकी जो भी स्क्रिप्ट का नाम आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर डेव चलाना चाह रहा हूँ तो आप डेव लिख देंगे। अगर मुझे बिल्ड बनानी है तो मैं build बिल्ड ये लिख दूंगा, ठीक है। इंटर प्रेस करते हैं। अच्छा ये क्या हो गया भाई? अच्छा मिस्टेक क्या की मैंने तो बता सकते हैं यहाँ पर। मैं ऊपर इसको टर्मिनल को, मैं उस फोल्डर में नहीं गया हूँ, मैं अपने रूट फोल्डर के अंदर हूँ। तो मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि आप जो भी npm की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हो या सर्वर स्टार्ट करने के लिए हो, आपने हमेशा उस फोल्डर में जाना है जहाँ आपको package.json की फाइल मिल रही होगी। अभी मैं इस फोल्डर में यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अगर उसको मैं क्लोज करूँ तो यहाँ package.json की फाइल कहीं भी नहीं मिल रही मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना cd कर लेता हूँ और हमारे फोल्डर का नाम क्या है, वीट चेन डायरेक्टरी। टैब प्रेस करेंगे और हम लोग अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर वीट प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं सेम कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आप एक कमांड टाइप कर चुके हैं और आपने अभी तक टर्मिनल क्लोज नहीं किया है तो आप सिंपल अप एरो की या बॉटम एरो की को यूज़ करते हुए अपनी प्रीवियस कमांड को लेके आ सकते हैं। मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ और ये मेरा वीट का सर्वर स्टार्ट करा और ये से मुझे एग्जीक्यूट करके मेरा सर्वर यहाँ पर दे दिया मुझे आउटपुट। मैं इस पर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके
सो ये हमें जो कोड है इसमें हमने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड खुद से नहीं लिखा, ठीक है। ये सारा का सारा एक इनिशियल एक आप बोलो बॉयलर प्लेट कोड जो हमें दिया है, ये रैक के जो हमने वीट यूज किया था उसने हमें सारा का सारा सेटअप करके दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं था, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब आए थे यहाँ पर पब्लिक का क्या मतलब है। पब्लिक का मतलब अभी फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर वी डॉट, चलो इसको हम आगे जाके देख लेंगे। अभी पब्लिक में इतना मैं बता दूं कि आप पब्लिक के अंदर आपका काम होगा ही नहीं, ना होने के बराबर आप काम करेंगे, मतलब कि आपका 2 या 1% काम होगा। कभी आपको बहुत ज़्यादा नीड पड़ी, कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो आप पब्लिक फोल्डर के अंदर जाएंगे, वरना आपका जितना भी काम है 99 या 99.5% आपका जो काम है वो आपका सिर्फ इस सोर्स फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। और ना ही आपने रूट लेवल पे जो फाइल इनमें मॉडिफिकेशन करनी है, अनटिल एंड अनलेस आप एक बिगिनर लेवल है, बिगिनर लेवल पे आप काम कर रहे हैं। हाँ, आप एडवांस लेवल पे चले आते हैं तो फिर आप अपनी ESLint की फाइल कन्फिगरेशन को चेंज भी करेंगे और अपना क्या बोलते हैं VD कन्फिगरेशन को भी एक्सटेंड करेंगे। आगे चल के हम लोग टेलमेंट के साथ यूज़ करके देखेंगे, तब हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। बट हमारी डेवलपमेंट का मोस्टली जो काम होगा वो हमारा SRC फोल्डर के अंदर होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे फोल्डर को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली फाइल यहाँ पर आप देखिए तो main.jsx की फाइल है, ऐसा ही है। और इसके अलावा हमारे पास app.jsx की फाइल है और index.css की फाइल है और app.css की फाइल है। ओके जी, तो अब देखिए कोई भी आपके पास बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट अगर आ जाता है तो उस प्रोजेक्ट को किस तरह से आप लोग स्टडी कर सकते हैं, क्या बेस्ट अप्रोच होगी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई 10-5 हज़ार फाइल ऑफ कोड है उसके अंदर, तो किस तरह से आप उसको मैं बोलता हूँ आप ये प्रोजेक्ट है भाई, और ऐसे ही होगा जब आप किसी कंपनी के अंदर जाओगे आपको ये नहीं कोई बिठा कर बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट इस तरह चलता है, इस तरह रन होगा। आपको पूरा का पूरा पीछे जो उसमें उन बंदों ने 5 साल तक या 10 साल तक उन्होंने जितना भी काम किया होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर, आपको सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद अंडरस्टैंड करनी होगी। आपको सिर्फ कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पढ़ो उसको, रट्टे लगाओ, जो मर्जी करो, बट आपको कोड अंडरस्टैंड करना है चल किस तरह से रहा है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आपके पास आया तो आप क्या करोगे। एक प्रॉपर तरीका होगा ना कि यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ तक पहुँचूंगा, तो क्या तरीका होगा वो, आप कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आएगा आपने हमेशा टॉप लेवल से स्टार्ट करना है। जो उसकी अगर मेन फाइल होगी, अगर आप बीच में से कोई फाइल को उठाकर वहाँ से उसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो कभी भी आप उस कोड को प्रॉपर नहीं ड्राई रन कर पाएंगे, किस तरह से वो चल रहा है, फ्लो उसका क्या है, ठीक है। तो हमेशा आपको जो टॉप फाइल है, रूट लेवल की फाइल है, वहाँ से स्टार्ट करना है। जब आप रूट फाइल से एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस फाइल में कौन कौन सी फाइल्स को इम्पोर्ट किया गया है। अगेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम बहुत पढ़ेंगे यहाँ पर, आपको पूरे डायरेक्ट उस पर जाएगा जो हम लोगों ने लास्ट से मॉड्यूल्स पढ़ के आए थे, ठीक है। तो किसी वजह से पढ़ाया था वहाँ पर। तो अब इन प्रोजेक्ट में हमारी सबसे मेन फाइल कौन सी है, index.html। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है क्रिएट रैक टाइप से, बट अभी हम पढ़ नहीं रहे और डेप्रिकेट हो चुका तो उसको उसके बारे में बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आगे से ऑनवर्ड हम इसी को देखेंगे। स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल SRC और ये रहा पाथ इसका, ठीक है। हम इस फाइल में आए, अब मुझे और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं इसके आउटपुट पे आता हूँ तो यहाँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, वीट प्लस रैक भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर फाइल में कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। और बाकी तो सारी HTML लिखी हुई, भाई कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। तो शक कहाँ पे पड़ रहा है, इस जावास्क्रिप्ट फाइल में कि यहाँ कुछ ना कुछ काम खराब हो रहा है, ठीक है। तो इस फाइल पे अगर मैं कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करता हूँ, अच्छा अभी इस तरह फोल्डर के अंदर शायद ये नहीं जा रहा, तो हम इसको काम करते हैं खुद ही मैनुअली चले जाते हैं। तो मैं और दोबारा दिखाऊँ, SRC के फोल्डर के अंदर main.jsx, तो हमारा ये रहा SRC का फोल्डर, इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ पर ये रही main.jsx। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि मैंने जो बोला था मॉड्यूल्स आप बहुत पढ़ेंगे, तो ये आपको पहली फाइल में ही मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जरा इस कोड को समझ लेते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। रिएक्ट एक पैकेज है, हमने इंस्टॉल करवाया था, नहीं करवाया था, हमने वीट को सेटअप कराया, तब उसने बाय डिफॉल्ट 2 पैकेजेस इंस्टॉल करके दिए थे। आप लोगों को याद होगा, एक याद तो सर हम नहीं रखते, आप कोई और बात करें, ये यहाँ पर ये 2 पैकेजेस ने ऑटोमेटिकली हमें इंस्टॉल करके दिए थे सेटअप करते हुए, ठीक है। और बाकी ये रेडक्स टूलकिट और ये रेक्ट और डॉम ये मैंने खुद मैनुअली किया था, क्योंकि हम आगे जाके इसको यूज़ करेंगे। तो इन 2 पैकेजेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिली होंगी। हम क्योंकि लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, लाइब्रेरी ऑफ फ्रेम हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, ताकि वहाँ बनी बनाई कुछ
फंक्शंस, कुछ हमारे क्लासेस होंगी, उनको यूज करके हम अपना काम चलाएंगे। ठीक है जी। तो यह सबसे पहले हमारे पास आता है इंपोर्ट। ये हमारे कौन सा इंपोर्ट है, नेम इंपोर्ट है या डिफॉल्ट इंपोर्ट है? नेम इंपोर्ट या डिफॉल्ट इंपोर्ट? मैं भी दोबारा क्लियर कर रहा हूं, ये नेम इंपोर्ट है। अगर मैं यहां से ये हटा देता हूं, अब ये डिफॉल्ट इंपोर्ट होगा। जहां कर्ली ब्रेसेस आपके पास है वो आपका नेम इंपोर्ट है, उसको एक्सपोर्ट भी डिफरेंट तरीके से किया गया होगा, हमने देखा भी था ये, और आगे मजीद देखेंगे इसको आगे। तो ये हमारे पास नेम इंपोर्ट है। ठीक है, अच्छा कर क्या रहा है, इसके लिए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की एक चीज़ पता होनी चाहिए, और मुझे पता है वो नहीं पता होगी। अब इस पता में कितने पता बोलते पता नहीं है। स्ट्रिक्ट मोड आपके पास जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर रैक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑल्दो कि रैक का एक कंपोनेंट है। क्यों बताएगा स्ट्रिक्ट मोड क्या काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? पढ़ा है पहले स्ट्रिक्ट मोड का, सुना है? चलो सुन लो आज फिर, और सुन के फिर भूल भी जाना। स्ट्रिक्ट मोड आपके पास ये काम कर रहा होता है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप लोगों ने कभी किसी ने लेट वार्ड कॉन्स के अलावा वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया? नहीं किया? करके जाके देख लेना, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, आपका कोड सही चलेगा। ठीक है, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मोड हम यूज स्ट्रिक्ट हम कीवर्ड यूज करते हैं फाइल के बिल्कुल टॉप पर, इसको एक डायरेक्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाम मैं बोल रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। फाइल के टॉप पर आप ये इन्वर्टेड कॉमा के इस तरह से लिख लेंगे, मैं दिखा भी देता हूँ। इस तरह से आप एक लाइन टॉप ऑफ द फाइल लिख लेंगे। अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो आपको मैंने बताया कि आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को, और भी एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है, कि मैं वहाँ पर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल से पहले लेट वार कॉन्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल वेरिएबल का नाम लिख के इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, जाने देगा, जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ कर रही है। बट ये इस तरह की मिस्टेक्स हैं जो कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं, जो आगे जाके जब प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है तो कहीं ना कहीं जाकर बंदा फंस जाता है, और बहुत इस तरह का बग क्रिएट होता है कि बंदा फिर आइडेंटिफाई करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए हम इसको यूज स्ट्रिक्ट मोड को टॉप पर यूज़ कर लेते हैं कि भाई अगर इस तरह की कोई मिस्टेक करता भी है ना, उसको कंपाइल टाइम पर थ्रो कर दे, भाई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, या रन टाइम पे कर दे। ठीक है, द यूज डायरेक्टिव भी बोलते, सही बोला था, वाज न्यू इन ECMAScript वर्जन 5। ECMAScript वर्जन 5 का मतलब ES16 ही आपका है। ठीक है, बहुत सारे वर्जन है जावास्क्रिप्ट पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, हर वर्जन में कोई ना कोई नया फीचर, नया मॉड, कोई ना कोई चीज़ नहीं आई है। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट बट अ लिटरल एक्सप्रेशन इग्नोर्ड बाय अर्लियर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। इससे पहले के जो वर्जन थे उसमें इग्नोर किया जा रहा था। द पर्पज ऑफ दिस इज टू इंडिकेट दैट द कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड इन स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड का मतलब वही कि जो स्टैकिंग होगी वो थोड़ी स्ट्रिक्टली होगी। ठीक है, ऐसे अलाउ नहीं कर देगा। विद स्ट्रिक्ट मोड यू कैन नॉट फॉर एग्जाम्पल यूज अनडिक्लेयर वेरिएबल। जिस तरह एग्जाम्पल दी, ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट यूज स्ट्रिक्ट एक्सेप्ट, वही इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता है हमेशा की तरह। लीड द थिफ द नंबर इसको छोड़ देते हैं, और सिंपल ये देखें, दिस विल कॉज एन एरर बिकॉज एक्स इज नॉट डिक्लेयर्ड। मैंने कोई लेट वार कॉन्स इसके साथ यूज़ नहीं किया है। अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएं और ये ना लिखें तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको अलाउ कर देगा। बट अगर मैं टॉप में इस तरह से लिख दूंगा तो स्ट्रिक्टली चेकिंग करेगा। ये चीज़ क्लियर है क्यों यूज़ कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सेम जो कॉन्सेप्ट आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिक्ट मोड का है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिस, ये जो हम रेक से इंपोर्ट कर रहे हैं, रेक हमारा पैकेज जो हमने इंस्टॉल करवाया था, और सर कोड का पड़ा हुआ, तो सारा कोड यहाँ पड़ा हुआ नोड मॉड्यूल्स के अंदर, हमें उसको खोल के देखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब रोजे के अंदर हो तो मत खोलना इसको। अच्छा, तो ये स्ट्रिक्ट मोड हमारे पास आ गया, सेम वही काम कर रहा है जो वहां पे हमारे पास स्ट्रिक्ट मोड कर रहा था। बस इसमें फर्क क्या है कि ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है और गैप वगैरह नहीं दिया हुआ, बट पर्पस इसका काम करने का सिर्फ वही है जो वहां पर था। ठीक है, और इसको यहाँ से क्लियर है, इसको इंपोर्ट कर लिया, आगे यूज किस तरह से करें वो बाद में देखेंगे। देन हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर रेड डॉम, हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, उसके अंदर हमारे पास क्लाइंट के फोल्डर के अंदर जाकर हम लोगों ने वहां से इंपोर्ट किया है क्रिएट रूट। ठीक है, या कोई मेथड है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हाँ देखिए, ये आपका मैं काम करता हूँ, रुक जाओ मैं इसको करता हूँ कमेंट यहाँ से, सजेशन दे नहीं रहा, पता नहीं सोया बेचारा। वरना आप यहाँ पे जब कंट्रोल स्पेस पर करेंगे ना, मोस्ट ऑफ द केस में आपको सजेशन मिल जाती है यहाँ पर, जिस तरह ये आ रही है, तो अब मिल जाएगा। तो आप जब उस पर इंटर या टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरह से नेम इंपोर्ट मिलेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि जो एक्सपोर्ट किया गया है
रेक्ट पैकेज के या लाइब्रेरी के थ्रू वो डिफॉल्ट ही एक्सपोर्ट किया गया, वो आपका नेम एक्सपोर्ट किया गया है। तो जब एक्सपोर्ट ही नेम किया गया तो उसको इंपोर्ट भी इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही करेंगे, ठीक है। कहाँ पर अगर ये नहीं लिखते इसका ऊपर आते हैं, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ ना, उसको ऐसे छोड़ देता हूँ, उसके ऊपर भी आते हैं। अभी फिलहाल मैंने 2 ही चीजें इंपोर्ट करवाई हैं, पहली रैक से और दूसरी रैक डॉम के अंदर से, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास, अच्छा आज से पहले आप लोगों ने HTML जब पढ़ी है तो HTML में किस तरह से CSS को लिंक करवाया, यूजिंग लिंक टैग, ठीक है। टाइप उसकी स्टाइल शीट कुछ उनके दे रहे होते हो और देन href में उसका पाथ आ रहा होता है। बट यहाँ पर एक चीज़ आप और से सुन लें कि आपकी CSS की फाइल को लिंक करने का तरीका टोटली डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से करना है, आपने सिंपल इंपोर्ट लिखना है और देन अपनी फाइल का पाथ दे देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा, अगर मैं इस फोल्डर में आऊँ SRC में, मेरी मेन फाइल यही पड़ी है ना, और मेरी जो index.csv है वो भी यहीं पड़ी, सेम लेवल पे पड़ी है, किसी और फोल्डर में नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो आपको यहाँ, अच्छा मजे की बात, एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे अगर आप नोट करें क्या हो रहा है, सीरीज की फाइल्स की सजेशन नहीं मिल रही है। ऐसे समटाइम आपको CSS या SAS या लेस इस फाइल की भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, आपकी जो JSX फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे या अदर चीज़ होंगी, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा हर जगह पर शॉर्टकट के चक्कर में ना जाए, मैनुअली टाइप कर लें, ठीक है। बस मेक श्योर कि आपका पास सही होना चाहिए। सपोज कर लें इंडेक्स की फाइल किसी फोल्डर के अंदर होती है, एसेट्स के अंदर, तो आप सिंपल किस तरह से करते, एसेट्स और आगे index.csv कर देते, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका पाथ बिल्कुल सही हो। यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है। आपकी जितनी भी फाइल सीरीज की लिंक होंगी किसी भी लेवल पे हो, अभी तो मैं अपने मेन कंपोनेंट के अंदर, मेन फाइल के अंदर कर रहा हूँ, आप ऐप में करें, आप कल को अपनी फाइल्स और बनाएंगे, कंपोनेंट और बनाएंगे, किसी भी फाइल में कर लें, सीरीज की फाइल को लिंक करवाने का तरीका यही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सॉरी, बिल्कुल लिखते हैं, मैं अभी ये बताया था। मैं यहाँ पर सपोज कर ले, मैं यहाँ पे करता हूँ स्टाइल्स, ठीक है, और ये index.csv की फाइल को मैं यहाँ कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं एक दफ़ा, और मैं मेन में आऊँगा। आप सपोज कर ले मैं ये वाली फाइल एक्सेस नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर जाकर, और अभी भी देखें वो सेशन मुझे नहीं मिल रही है, और index.csv कर लूँगा। फोल्डर कुछ भी आपको हो सकता है, बट आपको ख्याल ही रखना है। क्लियर है यहाँ तक। तो फाइल को लिंक किस तरह से कराना, CSS की फाइल नहीं, आपकी कोई भी फाइल हो, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है, LESS आपका प्री प्रोसेसर है, आपके पास SCSS SAS SAS, ये सारे आपके CSS के प्री प्रोसेसर हैं, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट यूज़ करने का तरीका आपके पास यही होगा, ठीक है। इसके अलावा रैक के अंदर बहुत सारे तरीकों से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। हमारे पास स्टाइल कंपोनेंट है, हमारे पास टेलविंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, हम सब पे भी नहीं फिलहाल जा रहे हैं। खैर, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आते हैं यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कहाँ से आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, समटाइम इनिशियल लेवल पे बता रहा हूँ, बिगिनर लेवल पे जाके और भी थोड़े यूज केसेस आए थे। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो कि ये जो चीज़ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, नेम इंपोर्ट हो या डिफॉल्ट इंपोर्ट हो, आपको ये पता लगाना है कि ये मेरे कस्टम कोड में से लेके आया है या जो हमने इंस्टॉल किए पैकेजेस वहाँ से लेकर आया है। तो उसकी सिंपल सी एग्जांपल अभी फिलहाल इस सिनेरियो के अंदर ये है कि जब भी आप अपने कस्टम कोई चीज़ को इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ आपके पास इस तरह रिलेटिव पाथ आ रहे होंगे, डॉट अपने फोल्डर का नाम पाए, आपके उसके बाद फाइल का नाम। जो अगर आप किसी कस्टम अपना लाइब्रेरी के थ्रू करेंगे तो वहाँ इस तरह से नहीं होगा, वहाँ सिर्फ आपके पास उसका पैकेज का नाम आ रहा होगा, वहाँ पर डॉट इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे किया कि इंपोर्ट ऐप फ्रॉम दिस पाथ का मतलब कि ये जो मेरी फाइल ये ऐप वाली बनी हुई है, ठीक है। इसकी कोड पे बाद में आते हैं, अब अंदर चलते हैं। अब ये जो आपका इंपोर्ट हुआ है ये इंपोर्ट है डिफॉल्ट इंपोर्ट, यहाँ पे कोई ब्रैकेट इस तरह से नहीं लगे। क्लियर होगी ये चीज़। तो इस तरीके को जरा देख लेना, ये आपका थ्रू आउट द रैक ये चलेगा, हर फाइल के अंदर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिल रहा होगा। ओके, अगर ये 4 लाइन ऑफ कोड क्लियर है तो अब जरा नीचे आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इंपोर्ट के आगे जाके आप इस तरह से सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ, जावास्क्रिप्ट इग्नोर करता है, अलाउ करेगा आपको जाना। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, ये जो
हमारे पास एक इंडेक्स की फाइल तो एक ही है, कौन सी फाइल है वो, index.html की एडी, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर मेरे पास सिर्फ ये एक डिव पड़ा हुआ है रूट का, ठीक है, ऐसा ही है ना। ये सारी खिचड़ी कहां से आ रही है फिर, ये वेट प्लस रेक काउंटर ये सब चीजें कहां से आ रही है, कहीं ना कहीं से इंजेक्ट की जा रही है, ठीक है। वो किस तरह से की जा रही है, मैं पहले काम करता हूं, राइट क्लिक करता हूं। अच्छा यहाँ पर एक और चीज और सुनिएगा, ये आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। कल को कोई आपसे पूछ लेता है कि अगर आप लोगों को ये बोलते हैं कि आपके पास एक फाइल एक वेबसाइट है और आपको ये पता लगाना है कि वो वेबसाइट आपके पास क्लाइंट साइड रेंडर है या आपके पास सर्वर साइड रेंडर है, पहले मतलब इनको पता है होती क्या ये भी सही है। मैं खुद ही क्वेश्चन करके फंस जाता हूँ। भाई इसको और सुन लेना, हम लोग अपनी रैक के अंदर जितना भी काम करेंगे हमारी जो वेबसाइट रेंडर होंगी तो कैसे है वहां पे कौन सी वाली होगी, क्लाइंट साइड रेंडर होगी। किस तरह से होंगी उसकी पहले रीजन में दिखाता हूं। यहाँ पर आप लोगों ने इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं करना है, आप लोगों ने राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करना है। इसमें देखिए आपको वही चीज मिल रही है, डिव रूट, जो हमारी एक्चुअल फाइल थी वाली, कहाँ गई, ये रही, ठीक है। और अंदर का जितना भी कंटेंट आ रहा है इसके अंदर दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एलिमेंट्स में व्यू पेज सोर्स के अंदर नहीं, तो यहाँ पर अगर आप आओ बॉडी के अंदर वही आपकी डिव रूट आईडी आ रही है, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कोई और है तो मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, बट मेक श्योर अगर आप यहाँ चेंजेस कर रहे हो, मैं अली रख देता हूँ, तो आपको यहाँ भी चेंजेस करना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पर ये कुछ जाना पहचाना कोड लग रहा है ना, ऐसे ही है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और मैंने अली दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी सेव करता हूँ, स्टाइलिंग सारी गायब होगी क्या, वेट अ मिनट, मैंने कोई इस तरह की चेंजेस तो की नहीं, इंडेक्स डॉट सी एस एस भी सही है, ओके। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है और वो मैं आगे चल थोड़ा डिस्कस करूँगा, अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं काम करता हूँ यहाँ पर अली एंड देन, अच्छा फिलहाल मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसको शोकेस करवा लूँ, देन उसके बाद वापस आता हूँ। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बट एक रुक जाए, हाँ अभी फिलहाल इसको रहते हैं क्योंकि ये आपकी रूट आईडी जो है कहीं और भी यूज़ करें स्टाइलिंग के लिए, तो अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जितना भी आपकी HTML यहाँ पे आ रही है, कहाँ पर, रूट के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारा डिव, ये देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने कहीं ऐप के अंदर कहीं ना कहीं रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में आते हैं। तो अभी ये जो आपकी रूट एक डिव है, इसके अंदर जो कंटेंट आपका इंजेक्ट किया जा रहा है वो आपका क्लाइंट साइड पे हो रहा है, ठीक है, वो सर्वर पे नहीं हो रहा। इसकी बड़ी एग्जांपल एक तो ये कि अगर आप किसी वेबसाइट में आते हैं व्यू पेज सोर्स करते हैं, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर, तो आपके पास सिर्फ ये चीज़ आ रही है डिव, इसमें एक्चुअल जो कंटेंट हमारे पास शो हो रहा है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये सर्वर साइड से रेंडर होके आ रहा होता तो ये सारी की सारी चीज़ जो आपको यहाँ मिल रही है ना, ये आपको व्यू पेज सोर्स के ना डिव के अंदर भी मिल रही होती। क्लियर है ये? वो एक अप्रोच डिफरेंट है। अभी हमने जब पीछे PHP पर किसी ने काम किया हो सर्वर साइड पर, तो वहाँ पे अब मैं क्लियर करता हूँ, कल को हम डायनामिक पेज बनाएंगे, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट पे रिक्वेस्ट जाएगी, सारे के सारे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, लोडर चला रहे होंगे और फिर डिस्प्ले करवाएंगे, अगेन वो हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडर हो रहा होगा, ठीक है। जब हम PHP वगैरह पे काम करते थे तो उस टाइम पे हमारे पास ये अप्रोच नहीं होती थी, वहाँ पर हमारा HTML और हमारे PHP दोनों एक ही फाइल में कोड हो रहा होता था, हम सर्वर से कोड लेते थे कोई भी डायनामिक डेटा और वहीं पे डॉक्यूमेंट बना कर, और सुनना इस चीज़ को, जब हम अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम रैक में देख रहे हैं, मैं दिखाता भी यहाँ पर भी,
अभी रैक की वेबसाइट में देखना, मैं पेज में नेविगेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कहीं फील हो रहा है कहीं पे कि ये आपकी कोई मल्टीपल पेज वेबसाइट है? कहीं पर चल रहा है? ऐसा लग रहा है बिल्कुल सिंगल पेज है, बीच में बस नेविगेशन इस तरह हो रहा है, कहीं आपका ये लोड हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई आपके इस रैक के एप्लीकेशन को एक और चीज बोलते हैं SPA। तो गैस करें क्या बोलते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। इसके भी नुकसान है, आगे चल के देखेंगे डिटेल में, नुकसान और फायदे दोनों ही है। अच्छा वापस आते मैं कहाँ पे था हाँ, सर्वर और क्लाइंट साइड में बात चल रही थी। तो क्लाइंट साइड में हमारे पास हमने एग्जांपल देखी कि आपकी जितनी भी रैक की एप्लीकेशन है, हम इसको सर्वर साइड में रेंडर करवा के ला सकते हैं, उसके लिए वर्क अराउंड अलग है, उसके लिए अप्रोच अलग है, थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा ये क्लाइंट साइड हो गया। सर्वर साइड में क्या होगा, मतलब क्लाइंट में हम अगर डायनेमिक पेज भी बनाएंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी, एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, जेसन फॉर्मेट के अंदर होगा, मैं दिखाया भी था लास्ट टाइम एग्जांपल में, और देन उसको हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे डॉम के मेथड के थ्रू, या रैक के हम पढ़ेंगे चीज़ें वगैरह। मतलब कि जो यूआई हमारी बन रही होगी वो कहाँ रेंडर हो रही होगी? क्लाइंट साइड के ऊपर। क्लाइंट साइड मतलब जहाँ पे मैं यूआई देख रहा होता हूँ, ठीक है। सर्वर साइड पे क्या होता था, पुराने जो अप्रोच हम यूज करते थे, तो हम किसी पेज पे रिट्रैक्ट करते थे, ठीक है। मैं सपोज कर लें लर्न से रेफरेंस पेज पे जा रहा हूँ, तो क्या होता था कि हमारा यहाँ पर फॉरन से स्क्रीन नहीं आ रही थी, हमारा कुछ टाइम तक यहाँ लोडर चलता था, ठीक है। आप पुरानी वेबसाइट आपने विजिट किया कोई, तो आपका लोडर चलता था, और देन उसके बाद आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सर्वर से क्रिएट होकर यहाँ पर आता है, इंक्लूडिंग डायनामिक डेटा। मुझे कोई ईपीआई कॉल नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये इधर क्लियर हुआ सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। सर्वर साइड में आपको जो पेज बन के आएगा, डॉक्यूमेंट बन के आएगा, सर्वर से बिल्ड होकर आएगा, हम रिक्वेस्ट करेंगे पूरा पूरा पेज आएगा, ठीक है। क्लाइंट साइड में हम डेटा की रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर डेटा आएगा, हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, क्रिएट। अच्छा अब इसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। क्लाइंट साइड क्या, हम जब थोड़ा रैक के अंदर जाएंगे हम डिटेल में देख लेंगे इसको। अगर मैं बात करता हूँ SEO की, हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें अपनी SEO इंप्रूव करनी है ताकि वो रैंकिंग के अंदर आ सके, लिस्टिंग में आ सके गूगल की। तो उसके लिए क्लाइंट साइड रेंडरिंग बहुत ही घटिया अप्रोच है, ठीक है। क्यों घटिया अप्रोच है भाई? क्यों घटिया नहीं बोलूँगा, चलो बुरी अप्रोच है। क्यों है भाई? क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी अपने ब्राउज़र के ऊपर, आपका गूगल हो, सफारी, कोई भी ब्राउज़र हो, मैं रिक्वेस्ट की सपोज कर ले, मैंने बोला कि कुछ भी दराज पे चले, कुछ बाय कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो गूगल जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कीवर्ड्स को उठाकर सारी की सारी वेबसाइट जो कि लाइव हुई हुई है गूगल के ऊपर ब्राउज़र इंजन पर, उसके इंजन बोलेंगे हम, ठीक है, सर्च इंजन, तो उसके ऊपर जितनी भी लिस्ट हुई है वेबसाइट, उन सब में जा जाके वो जहाँ जहाँ कीवर्ड्स होंगे सबको लाकर आपके पास डिस्प्ले करवा देगा आपके रिस्पॉन्स पे। अब अगर कोई आपकी वेबसाइट, जरा गौर से इस चीज़ को सुनना, क्लाइंट साइड रेंडर हुई हुई है, तो गूगल जो है वो एलिमेंट इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसमें नहीं जाके देख रहा होता, क्रॉलिंग जब कर रहा होता है, सर्चिंग कर रहा होता है आपके कीवर्ड्स की अकॉर्डिंगली, तो वो आपके समझ लें कि पेज सोर्स के जाके झांक रहा होता है। तो अब सपोज कर ले मैंने इसको यहाँ पे लिखा रेक प्लस वीट प्लस रेक मैंने लिखा, तो ये एक आपकी वेबसाइट थी जो कि लाइव हुई थी, ठीक है। तो वो आकर उसके पेज सोर्स के अंदर सर्च करेगा, यहाँ पर कहीं उसको वीट प्लस रेक नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम टाइटल, ठीक है। यहाँ कहीं है वीट प्लस रेक इस डिव के अंदर? नहीं है। तो इस वजह से वो प्रॉपर आपको इंडेक्सिंग लिस्टिंग में लेके नहीं आएगा, क्योंकि उसको चीज़ मिली नहीं है सर्च करने पर, तो किस तरह से आपको लेकर आएगा, आपको टॉप पर थर्ड फिफ्थ फोर्थ या सेकेंड नंबर पर लेकर आएगा, ठीक है। दैट्स वाई SEO के लिए चीज़ बहुत ही डिसएडवांटेज एक तरह से इसका है। अगर मैं बात करता हूँ क्लाइंट अपने सर्वर साइड रेंडर की, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा सर्वर से क्रिएट होकर आता है, तो जब रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर आपकी फाइल क्रिएट हुई पड़ी हुई है, तो उसके अंदर ये चीज़ आपको यहाँ पर पड़ी हुई है ना, यहाँ पर लिखी हुई ये सब चीज़ें, ये सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर व्यू पेज सोर्स के अंदर, यहाँ डिव के अंदर मिल रहा होगा। तो अब जब रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें वो क्यूरी जो हमने पास की होगी वो उसमें मिलेगी, तो आपको लाकर डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट साइड रेंडरिंग के एक और ड्रॉबैक ये है, सपोज क्योंकि पेज जो हमारे पास बन रहा है, और सुनिएगा इस चीज़ को, पेज जो मेरे पास बिल्ड हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? क्लाइंट साइड के ऊपर। अब ये तो डिपेंड करता है ना, जिसकी मशीन ज़्यादा एफिशिएंट होगी उतना जल्दी वो बिल्ड कर देगा परफॉर्मेंस, जिसकी कन्फिग्रेशन अच्छी होगी, बट जिसकी मेरे करीब की तरफ 4 GB रैम और इस तरह कुछ लगा हो, फिर क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ सर्वर साइड की, सर्वर हर किसी, अब मेरे पास 10 GB की मशीन
32 GB की अगर लगी हुई है, SSD लगी हुई है, किसी के पास 4 GB की लगी हुई है, डिफरेंस आएगा दोनों के ऊपर, ठीक है। इसके पास जल्दी लोड होगा, उसके पास स्लो होगा। बट अगर दोनों आपके संवाद में ना सर्वर से रेंडर होकर आ रही है और सर्वर पे लगी हुई 50 GB की SSD, उसके पास 4 GB, इसमें 32 GB, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंडर कहाँ से होकर आ रही है? सर्वर से होकर आ रही है, ठीक है। तो एक ये भी एडवांटेज यहाँ पर हमें मिल जाता है कि आपके पेज है। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहीं पे क्लियर करते चलता हूँ। अभी बात स्टार्ट हुई सर्वर साइड और क्लाइंट साइड की, और ये कि आपकी क्लाइंट साइड जो है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं अगर आता हूँ इस फाइल के ऊपर, अभी जरा गौर से चीज़ को सुनिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बहुत कम टाइम लिए है, ठीक है। अभी तो वैसे भी क्योंकि आपका कैशे हो चुका था तो फौरन से लोड हो गया। बट अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम भी रन करूँगा ना, अगर गौर सुनना, अगर आपका प्रोजेक्ट ग्रो करता जाएगा, अभी तो सिंगल एक दो फाइलें हैं और छोटा सा कोड लिखा हुआ है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं होता, ठीक है। जितना आपका प्रोजेक्ट ग्रो करता जाएगा, ठीक है, जैसे कि रैक की एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे पेजेस इसके अंदर, ठीक है। बट ये क्या करेगा, आपका अगर आप क्लाइंट से रेंडर कर रहे हैं तो आपका इनिशियल लोड टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास, ठीक है। जब आप बिल्ड बनाएंगे फर्स्ट टाइम वो लोड होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, डिपेंड आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। इससे हम अब एक नुकसान है यहाँ पर कि इनिशियल टाइम में मतलब क्या है कि इनिशियल जब फर्स्ट टाइम विजिट करने आएगा, कोई इससे पहले वो विजिट नहीं किया और ना कैशी हुई चीज़ कुछ भी नहीं है, स्क्रैच सब चीज़ें आ रही हैं, तो शायद लोड होने में टाइम ज़्यादा लगे, 30 सेकेंड 20 सेकेंड, मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है। बट उसके बाद जब एक दफ़ा लोड हो जाएगा तो आपके पेज के दरम्यान जो नेविगेशन होगी ना, वो सारी की सारी इस तरह इतनी फ्रिक्वेंटली होगी, ऐसा लगेगा कि आपने ये डायनामिक बना के नहीं रखे, आपने स्टैटिक पेज रखे, फौरन से यूनिट आपको डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ सर्वर साइड रेंडरिंग की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपका हर पेज के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर से बनकर फिर आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। कि कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के। हमारा इनिशियली जो जितना भी काम होगा 90-95% क्लाइंट साइड ब्रेक बनी ही स्पेशली उसके लिए, क्लाइंट साइड के लिए। हमारे पास वर्क अराउंड है, हमारे पास कुछ अप्रोचेज हैं, अभी कुछ सर्वर एक्शन सर्वर कंपोनेंट भी आ चुके हैं, बट सर्वर साइड रनिंग के लिए हम मोस्टली फिर नेक्स्ट पे जा रहे होंगे, ठीक है। NEXT नॉट NEST, ये भी बना है बैकएंड का फ्रेमवर्क है जो ये बिल्कुल आपका एंगुलर की तरह दिखता है, ठीक है। एंगुलर की तरह पैटर्न में फॉलो किया है, यहाँ आपकी टाइपिंग वाली होगी, तो इससे हम जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, आप स्टैटिक पेज जनरेशन और बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल और बहुत सारी एक दो और वेरिएशन है। तो 3-4 तरह के आप पेज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, वो पूरा एक टॉपिक अलग है, उस पर हम जब अगर कहीं टाइम मिला तो देख लेंगे। इस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है अब आपकी जो चीज़ें वही पूरी हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? देखिए हर चीज़ का नुकसान और फायदा है, ऐसा ही है। हम लोग और दुनिया में हम भी कोई अच्छे काम भी करें, बुरे काम भी करें, तो उसका मतलब हम दुनिया में अगर बुरे करें तो एग्जिस्ट ही ना करें दुनिया में, ऐसा तो नहीं है ना। सेम हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। लाइट वेट काफ़ी है आपका, काफ़ी अच्छा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये आपका एक लार्जर इंटरप्राइज लेवल के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होते, रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ब्रेक को यूज़ करो, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप यहाँ अचीव नहीं कर सकते जितना आप एंगुलर के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। वहाँ मॉड्यूल्स बनाना और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती है एडवांस लेवल की। खैर, और अभी फिलहाल ये समझ लें कि आपको कोर्स में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वापस आए थे, काफ़ी लंबी होगी इस पर। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली, क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड रेंडरिंग, और इसके अलावा हम लोगों ने इससे पहले हमने स्ट्रिक्ट मोड को भी थोड़ा देख लिया था। ओके, अब आया था वापस इस चीज़ पर, ठीक है। अब इस कोड को दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से। हमारे पास क्रिएट रूट एक मेथड है जो कि डॉम रेक डॉम से लेके आया। अब डॉम आपके पास एक डॉम तो ये भी है, ये डॉम ही तो है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, पूरा कोई ट्री बना डॉक्यूमेंट का, ठीक है। बट इतना याद रखिएगा, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि रेड आपका इस डॉम पे काम नहीं करता है। ये वर्चुअल डॉम एक बला है इस रैक के अंदर, उस पर काम कर रहा होता है, ठीक है। और एक और एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका भी है कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या डिसएडवांटेज है, और सर्वर साइड पे सपोज कर ले मेरे पास एक बहुत बड़ा पेज है,
ठीक है, जब एजेक्स वगैरह नहीं आई थी, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब उस टाइम क्या होता था कि सपोज कर ले बहुत बड़ा पेज है और मैंने किसी बटन पे क्लिक किया है, गौर सुनना, क्लिक किया है और मुझे इस बटन को इंक्रीज करके 1 करना है, तो जब आपके पास ये एजेक्स कॉल या इस तरह की चीज़ें नहीं थी तो आपका पूरा का पूरा पुरानी अप्रोच सर्वर साइड रन रही। अब आप बोल रहे क्लाइंट साइड का ड्रॉबैक है, तो सर्वर की भी सुन ले क्या ड्रॉबैक था वहाँ पर कि एक बटन के क्लिक के ऊपर आपको यूआई अपडेट करनी है, आप इस वजह से उस पार्ट को अपडेट नहीं कर सकते थे उस टाइम पर, आपको पूरा न्यू पेज रिक्रिएट करके लेकर आना होता था। उसमें नुकसान क्या था, चेंजिंग यहाँ पर हुई है बट पूरा पेज आपको दोबारा से रीबिल्ड करके वहाँ सर्वर से मंगवाना पड़ा है, तो उसके भी ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर हमें बात आपका एसपीयू वगैरह का, हाँ आपके पास वहाँ पर है अप्रोचेस, आप सर्वर साइड भी रेंडर कर सकते हैं आप, इसके अलावा वो आगे एडवांस चीज़ें मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, फिर इधर उधर कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, तो एक एडवांस डिसएडवांटेज इसका भी मिल गया सर्वर साइड का। अब अगर क्लाइंट की बात करता हूँ तो क्लाइंट साइड में ऐसा नहीं है, अगर मुझे कहीं पे ये ज़रा मैं दिखा भी देता हूँ आप इसको ज़रा, अगर आप लोगों ने सर्वर साइड पर काम किया हो किसी ने या देखा हो तो मैं ज़रा गौर देखना, इसको यहाँ पर आता हूँ या इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से निकाल कर बाहर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और करना कि मैं इस बटन में क्लिक करूंगा, अभी 0 है, तो आपके यहाँ पे देखना ये बटन का जो ये टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा सा पिंकिश कलर का होगा और चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर की ये नोड जो है ना 1 हो जाएगी, सिर्फ ये एरिया आपका क्या होगा, अपडेट होगा यूआई, ना कि आपका पूरी की पूरी बॉडी अपडेट होगी। जरा और तरफ फरमाए, यहाँ पर ये लोग तो हट ही गया, ये यहाँ पे भी आया था पिंकिश कलर, किसी को नजर आया, मैं एक काम करता हूँ नीचे ले आते हैं, नाराज हो गया, 1 मिनट क्या था। ओके, ये बटन को जरा और से ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ सिर्फ ये नोड चीजें चेंज हो रही है, इस पर फोकस करना, देख रहे हैं। अगर मैं सर्वर साइड की बात करता हूँ पूरी आपकी बॉडी दोबारा से रिक्रिएट होती, सर्वर पर जाकर वो सारी चीजें होती, तो यहाँ पे इसका ये एडवांटेज भी है। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोले मेन एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमारे पास क्लाइंट साइड रनिंग में एक एडवांटेज आपके पास ये है। ठीक है, अच्छा सेकंड एडवांटेज रैक को पढ़ने का ये है कि आपकी काफ़ी इजी टू यूज़ है, काफ़ी फास्ट आप इसके ऊपर एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एंगुलर, एज कम्पेयर टू व्यू, एज कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क लाइक सेवलेट और बहुत सारे और भी मार्केट में आ चुके हैं। और इवन के वनीला जावास्क्रिप्ट के बगैर आप काम करें, अगर मैं भी कुछ हम 2-3 क्लासेस के बाद खुद ही आइडिया होने लग जाएगा कि एक सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में जो आप काम कर रहे थे वो काम अगर आपके 1 घंटे में हो रहा है, वही काम आप रैक के अंदर आधे घंटे में कर रहे होगे। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी फास्ट हो जाती है, काम आप काफ़ी फास्ट कर सकते हो। अच्छा, वापस आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हमारा मेथड है क्रिएट रूट का, यहाँ कहाँ से है, रेक डॉम के अंदर से। ठीक है, अब अगेन ये आपका अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि वर्क किस तरह से कर रहा होता है रेक बिहाइंड द सीन। ठीक है, पहली चीज़ ये कि जो आपका डॉम अपडेट हो रहा होता है, ये आपके से बहुत सारे कुछ एल्गोरिथम, ये डिफिंग एल्गोरिथम है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉन्सिलाइजेशन वगैरह, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के बिगिनर लेवल पे पूछे भी नहीं जाते हैं और ना आपको पता भी होगा तो कोई मसला नहीं है। आपका जब अभी मैंने क्लिक किया था बटन के ऊपर, तो आपकी जो वो नोड चेंज अपडेट हो रही थी, ये एक्चुअल डॉम को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर रही होती है, आपके एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है। वर्चुअल का मतलब जैसे वर्चुअलिटी, आप एक इमेजिनेशन जो भी है, ठीक है, वो क्रिएट करता है और वो डॉम जो है आपका बहुत लाइट वेट डॉम है एज कम्पेयर टू आपके ओरिजिनल डॉम से, इसलिए उसको मॉडिफाई करना काफ़ी फास्ट है एज कम्पेयर टू आपका एक्चुअल डॉम। एक्चुअल डॉम हैवी का मतलब है कि 10 किलो का, वो 2 ग्राम का ऐसा नहीं है। उसमें अगर मैं आपको कहीं पे आता हूँ, एक काम कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ पे रूट ले आता हूँ। अब सर यहाँ पे गौर करना, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको एक आपने मैसेज पढ़ा है, कौन सा मैसेज सर, ये वाला कंसोल डॉट। अच्छा समटाइम आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो ना, जब आप इस तरह से इसमें लिख रहे होते हैं ना, अभी तो मुझे प्रॉपर HTML की ट्री बना के दे रहा है, बट समटाइम आप लोगों ने किसी ने गौर किया हो तो ये आपको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट भी दे रहा होता है। किसी ने ऑब्जर्व की ये चीज़? सर घर जाकर खोलते नहीं, ऑब्जर्व करना दूर की बात है। देखिए, अच्छा तो अभी वो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम कंसोल डॉट
डर फंक्शन को यूज कर लेते हैं, डायरेक्टरी फंक्शन को। होप सो मेरे ख्याल से यही चीज है वो। ये अब आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर, आ गया ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने आपको किसी क्लास में बोला भी था कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनडायरेक्टली वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। ये देख लो सारी वही की वैल्यू के पेड़ आ गए बस, जिस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। अब ये देख लो, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों इतना हैवी है। आप एक चीज खोलेंगे उसके अंदर पता नहीं कितनी नर्सिंग हुई होगी, देख रहे हैं। ये लो खोलते जाओ, ये लो ये लो। ऑब्वियसली बात है जितनी ये नेस्टिंग है उतना कंटेंट ज्यादा होगा, उतना कंटेंट ज्यादा है तो उतना आपका साइज भी फाइल का या उस चीज का ज्यादा होगा। इस सेंस में मैंने हैवी बोला था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपके वर्चुअल डॉम की, दिखने में तो इस तरह ही दिखेगा, ठीक है, बट वो आपका बहुत लाइट वेट डॉम है, इसलिए उसको अपडेट करना काफी फास्ट है, ठीक है। अच्छा तो कर क्या रहा होता है कि जब भी वो एक आपका जो आपका एक्चुअल डॉम है उसके जैसे एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करेगा, देन आपको देखेगा डिफरेंशिएट कहाँ पे डिफरेंस आया हुआ है आपके वर्चुअल डॉम को, और उसको दोनों को डिफरेंस उसमें देखेगा, तलाश करेगा कहाँ डिफरेंस आया है। जहाँ डिफरेंस आया होगा उसको डिफरेंस को देखते हो फिर आपके जाके उस डॉम को अपडेट करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आपको काफी फास्ट हो रहा है, तो इसकी डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप बिगनर लेवल पर है तो कई चीज सर के ऊपर से जाएंगी, तो इसलिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा अभी मैं बोल रहा हूँ कि क्रिएट रूट सिर्फ क्या करेगा, आपका एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करने का हमारा, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या खिचड़ी मचाई है, ये एक मेथड है। अगर मैं इसको कट करूँ इस तरह का एक फंक्शन है, सपोज कर ले जैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं, उस फंक्शन में आप यहाँ पर मैं होवर करूँ, कंटेनर ऑप्शनल चीजें हैं। कंटेनर का मतलब क्या है, कोई ना कोई कंटेनर आप पास करोगे, ठीक है। तो हमारे कंटेनर भी क्या लेके चले हम लोग, वही आपको याद हो कौन सा वाला कंटेनर। अच्छा दो चीजें यहाँ पर, पहली चीज हमारे index.html के अंदर एक रूट आईडी का डिव पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है, इससे बाद में आता हूँ। हमारे पास ऐप के अंदर कोई भी कोड होगा, हम जितना भी काम मोस्टली करेंगे वो हम ऐप के अंदर आके इससे आगे ऑनवर्ड हम फाइल्स बना के सारा कुछ वहाँ करेंगे। जितना भी काम ये है इसके अंदर जो भी हमारी यूआई है जो हमें डिस्प्ले करवानी है इनडायरेक्टली, वो पूरी की पूरी, वो 10 पेज की यूआई हो, 15 पेज की यूआई हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूआई हो, उस पूरी यूआई को उठाकर हमें उस HTML की जो फाइल के अंदर एक रूट आईडी जो हमारी बनी हुई डिव की, उसके अंदर जाके इंजेक्ट करना है। ऐसे ही है ना, हमारे पास HTML के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है ना, ये। तो अब वो जो सारी चीजें जो हमें आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी मैंने कट कर दी है, तो वो कहाँ से आ रही हैं, वो आपकी ऐप के अंदर होंगी, बट उसको उठाकर लाकर उस डिव के अंदर इम्बेड करवाना या उसको इंजेक्ट करवाना, वो काम जो हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। उसको जरा और समझ लें। मेन पे वापस आता हूँ, यहाँ मैं दो काम कर रहा हूँ। पहला, यहाँ तक अगर आप देखो तो ये नॉर्मल से आपकी जावास्क्रिप्ट कोड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने रूट एलिमेंट अपनी HTML की फाइल के अंदर मैंने उस रूट एलिमेंट को एक्सेस कर लिया है। और एक्सेस करने के बाद अगर और करें, ये इतना आपका काम ये हो गया, इसके अंदर मैंने अपना कंटेनर डाल दिया ये वाला, ठीक है, और यहाँ तक ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक कोड क्लियर है। देन उसके बाद आपका मेथड आएगा, इसी आगे आप चेनिंग करवाते हैं, जावास्क्रिप्ट में चेनिंग आती है। ये चेनिंग की एग्जांपल आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी थी, आप यूज कर सकते हो। अगर आपने नहीं की तो आपकी मिस्टेक है। बहुत सारे मेथड हैं जिनको आप चेन करवा सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या मतलब है चेन का मतलब क्या, चेन का मतलब क्या होता है, हुक करना है एक दूसरे को, ये चीज से चेन हुई, ये चीज से चेन हुई है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने मैप मेथड पढ़ा है, मैप हार्ड मेथड पढ़ा होगा ना, MAP मैप, वो कुछ ना कुछ रिटर्न करवाता है, एक एरे रिटर्न करता है जो जिसमें आपने जो भी काम लॉजिक लिखाई होगी वो आपको रिटर्न करेगा। तो आपके पास जितने भी एरे के ऐसे मेथड जो कुछ ना कुछ चीज रिटर्न करवा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उसके आगे कोई और मेथड लगा के उसके ऊपर और लॉजिक परफॉर्म करा सकते हैं। मतलब कि मैंने मैप लगाया, मैप मुझे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके मुझे एक एरे रिटर्न करेगा, तो मैं उसी के आगे जाके डॉट फिल्टर करके जो मेरे पास इसका आउटपुट आएगा, सपोज कर ले मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4, ठीक है, और मैं उसको डॉट मैप करके मैंने जो भी मेरा आइटम हुआ हर इटरेशन में उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, सपोज कर ले 2 4 6 और 8 इस तरह कुछ होगा, ठीक है। ये मेरे पास एरे आ गया। अब मैं इसके ऊपर एक तरीका क्या है कि मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊँ इस पूरे एरे को जो मेरे पास मॉडिफाइड एरे है, और फिर उसके बाद जाकर मैं उसमें फिल्टर लगाऊँ, उस एरे के ऊपर जाकर डॉट फिल्टर लगाऊँ, और मैं बोलूँ जो ग्रेटर देन 4 है वो मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है मुझे रिटर्न कर दो। तो अब आपके दो स्टेप में हो रहा है, 2 या 3 आपके वेरिएबल्स बनेंगे, उसमें होगा आप, और आपको पता है मैप कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ऐसा ही है। तो आप मैप के बाद जाकर डॉट
फिल्टर लगाओगे उसी के आगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। अगर वो अनडिफाइंड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता तब ये आप जो डॉट लगा रहे काम खराब करेगा आपका। तो डॉट फिल्टर लगाओगे और सेम लॉजिक आप लिख दोगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, तो आपको अब जो फाइल एरे मिलेगा वो आपको 4 और 8 मिलेगा, ठीक है, और 2 भी मिल जाएगा शायद, ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन 4 कर लो, ठीक है। तो मतलब ये चेंजिंग आप करवा सकते हो वहां पर। तो सेम ये भी चीज है, कैसा कुछ ना कुछ आउटपुट आया होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देता और देन उस वेरिएबल को इसके वेरिएबल के आगे जाके डॉट रेंडर लिख देता, बट मैंने इस तरह से मैं दिखा भी देता हूँ यार। रूट कर देता हूँ इसको, वेरिएबल का नाम देते हैं। और आपके जो क्या बोलते हैं क्रिएट डायरेक्टिव के अंदर कुछ इस तरह से अलग से ही वेरिएबल बना होता था, अब इसके अंदर लोगों ने इस तरह कर दिया। तो आप यहाँ पर रूट डॉट रेंडर इस तरह से करो, काम एक ही है, ठीक है। तो मैं जिस तरह है इसको इस तरह से रहने देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए समझाने के लिए। और इसको मैं उठाकर पूरे के पूरे कोड को कट एंड पेस्ट और इसको मैं करता हूँ कट, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब मैंने जो एलिमेंट एक्सेस किया है डॉम का, जिसके अंदर मेरे पास रूट आईडी थी जो कि मेरे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने एक्सेस कर लिया और उसके थ्रू मैंने एक रूट एलिमेंट क्रिएट कर लिया वर्चुअल डॉम का, और कहाँ गया ये रहा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ उसके अंदर रेंडर करवा रहा हूँ। रेंडर का मतलब क्या है, उसके अंदर अपनी ऐप कंपोनेंट के अंदर, ऐप मेरा कंपोनेंट है उसमें बाद में बात करते हैं। ऐप कंपोनेंट के अंदर अभी वो सारी की सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कि सारी की सारी जो चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है, ये पूरी यूआई ये कहाँ से आ रही है, ये आपकी इस ऐप से आ रही है, दिस वन, ये देख लो, ये वीडियो का लोगो, ये वीट प्लस लाइक लिखा हुआ है, ये आपको बटन आ गया इंक्रीमेंट काउंट का, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वापस आते हैं मेन डॉट जेएसएस के अंदर। तो इस लाइन ऑफ कोड पे पहले मैंने एक्सेस किया अपने रूट एलिमेंट को, डिव जिसकी आईडी जिसको मैंने आईडी रूट दी थी, देन उसके बाद आकर मैंने डॉट रेंडर करके ये काम कर दिया। और यहाँ पर एक अदद, अच्छा अब मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग रैक के अंदर कंपोनेंट पे काम करेंगे, ऐसा ही है, रैक पूरा टोटली बेसिकली जो है कंपोनेंट पे कर रहा है, ठीक है। और कंपोनेंट टुकड़े बोलो फिलहाल के लिए। तो अब कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बना हुआ है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। एक फंक्शन में और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है अभी आते हैं इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस तरह आप फंक्शन को कॉल करते थे, यहाँ पर कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका ये रहा, ठीक है। इसको आप नॉर्मल एक सेल्फ क्लोजिंग जो आपका एचटीएमएल का एलिमेंट होता है, इमेज या कुछ भी चीज़ होती है, उसकी तरह आप इसे कॉल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर क्या खिचड़ी बन रही है ये आगे चल के देख लेंगे। अब मैंने ये किया है कि भाई इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग मोड को रैप कर दिया है। और क्यों किया है, अगर आप इस कोड को रखोगे और आप कोई भी लॉक करवाते हो जाकर, तो आपको 2 टाइम्स लॉक मिल रहा होगा। तो अगर आप उसको चाह रहे हैं कि सिंगल टाइम आए तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए आपका स्ट्रिक्ट मोड लगाया, अगर नहीं भी लगा तो कोई मसला नहीं है, मैं रिमूव भी कर दूंगा तब भी मेरा कोड यहाँ पे बिल्कुल सही चलेगा। इसको और मैं कट कर दूँ यहाँ से, मेरे कोड की यूआई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कोड सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। बस ये कि डेवलपमेंट के अंदर आप इसको लिखा रहने दो, जब प्रोडक्शन में लेके रिमूव कर दो इसको, ठीक है, ताकि आपको इस तरह की सिली मिस्टेक्स ना करो, ठीक है, जो आप कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर है। बट ऐप जो हम रैप कर रहे हैं, जो हम पास कर रहे हैं रेंडर के अंदर, वो तो यहाँ पास कर रहे हैं ना। हाँ, आप चाहते हैं तो ये स्ट्रिक्ट मोड को उठाकर यहाँ से चॉइस आपकी है, आप यहाँ पर इस तरह से भी रैप कर सकते थे, स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पर और स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पर, इस तरह से चॉइस आपकी है। बट आप इस तरह से कहीं पे भी नहीं देखोगे, आप ज़्यादा देखोगे वो अपनी मेन डॉट जेएसएक्स फाइल के अंदर देखोगे। अब इसको डिटेल में आते हैं क्या चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। मेन पे वापस आते हैं, यहाँ तक क्लियर है। इसका स्ट्रिक्ट मोड क्यों यूज़ कर रहे हैं, और ये हमने सिंपल एक कंपोनेंट बनाया हुआ था, उस कंपोनेंट को मैंने यूज़ किया। और कहाँ से आ रहा है ये, आप किस ऐप डॉट जेएसएक्स की फाइल से आ रहा है, और कौन सा एक्सपोर्ट है ये, नेम एक्सपोर्ट, सॉरी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया था, और उसको मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट किया है। और हमने एक फ़ायदा पड़ा था, क्या फ़ायदा था वो, कुछ भी इसका नाम रख दूं, मैं इसको ये कर देता हूं, नाम चेंज है ना,
यूआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बना रहे होते हो तो एक फाइल से एक ही एक्सपोर्ट हो सकता है। जो आपने फाइल का पाथ उसको दिया है दिस वन, और इसको इतना भी पता है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि नाम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगे हुए नहीं वाले, इसको पता चल गया कि आपका ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है और आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट कर रहे हो। और इसने एक रूल ये भी बताया हुआ था कि एक फाइल में एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। तो आप फाइल का पाथ आपने दिया है, उस फाइल में जाकर कुछ भी एलिमेंट होगा और आप यहाँ पे नाम चेंज कर भी रहे हो तो जाके पॉइंट हमेशा उसी को करेगा, क्योंकि और कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो ही नहीं होगी वहाँ से डिफ़ॉल्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर आप वैसे आप रिकमेंड नहीं है कि आप उसका नाम चेंज करो अनटिल एंड अनलेस कि आपका ये जो APP कहीं और से भी आप इंपोर्ट करें तो उसको भी यूज़ करो। जब तक आपको कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए वेरिएबल्स के अंदर तब तक इस तरह की मिस्टेक मत करो जो मैंने यहाँ पे की है। ठीक है? जिस तरह से नाम आपका एक्सपोर्ट हो रहा है उस तरह से उसको यूज़ कर लो, वही बेहतर है। कॉपी पेस्ट, यहाँ तक क्लियर है? अब आता है अपनी app.jsx के ऊपर। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखना, आप यहाँ पर रैक के अंदर दो तरह से फाइल क्रिएट कर रहे होगे, इंक्लूडिंग .js एक्सटेंशन और यूजिंग .jsx एक्सटेंशन। ठीक है? ये वेरिएशन में JS पे बताइए, इस तरह आपके पास TS में भी आ सकती है, क्योंकि आप रैक के अंदर एंगुलर में देखिए मैंडेटरी है टास्क भी चाहिए मुझे। ठीक है? वहाँ जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगी, बट रैक में आपकी चॉइस है, आप जावास्क्रिप्ट पे भी काम कर सकते हो और टास्क पे भी काम कर सकते हो। अगर आपका लार्ज प्रोजेक्ट है तो बेटर ये रहता है आप टास्क पे काम करो। ठीक है? और लिटरली जिन लोगों ने काम नहीं किया है और अगर किसी ने सुना है कि भाई उसको बहुत सारा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, हाँ माना कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इनिशियली मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था, बट अब जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया अब आइडिया हुआ जब जावास्क्रिप्ट पे काम करना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट होता है, क्योंकि मुझे एरर हाईलाइटिंग अर्ली स्टेज में नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टास्क में आपको प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ें नहीं है। ठीक है? तो आप .tsp फाइल दे देंगे, .tsxp पे फाइल दे देंगे। ये टाइपिंग के वर्जन है और ये जावास्क्रिप्ट के। मेन चीज़ क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कहाँ ये यूज़ करना है कहाँ ये यूज़ करना है। टाइपिंग और वो तो चीज़ अलग है ना, उनमें तो कंफ्यूजन नहीं है। जरा गौर सुनना इस चीज़ को, आप दो तरह से फाइल बनाओगे, दो चीज़ें होंगी आपकी। मैं काम करता हूँ, बना देते हैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पर एक। अच्छा, फोल्डर स्ट्रक्चर मैं वही लेके चलूँगा जो स्टैंडर्ड आपका यूज़ हो रहा होता है मोस्टली जगहों पर। तो मैं एक यूटिल्स का फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक index.js की फाइल बनाता हूँ। ठीक है? और यहाँ सपोज कर ले मैं लेट सपोज कॉन्स्ट ऐड के फंक्शन ही बना देता हूँ, भाई सिंपल सा, टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है? अब जरा गौर से चीज को देखिएगा, इधर ये मेरी एक फाइल है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने इंडेक्स रखा हुआ है। ठीक है? इस फाइल से पहली चीज तो एक एक्सपोर्ट कर लेता हूं उसको। मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि JS कहां रखोगे आप, JSX कहां रखोगे। अगर आपके पास आप जो एक्सपोर्ट करवा रहे हो, ठीक है, वो आपका कोई कंपोनेंट ना हो। ठीक है? कंपोनेंट क्या हो आगे देख लेंगे, किस तरह एक कंपोनेंट एक फंक्शन से डिफरेंस है वो देखेंगे। तो आप अपनी फाइल का नाम .js यूज करो वहां पर। ठीक है? बट अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जहां से आप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, क्या होता है किस तरह बनाते हैं आगे देख लेंगे, तो वहां पर चॉइस आपके पास, आप JS भी यूज कर सकते हो और JSX भी यूज कर सकते हो। ठीक है? JSX ही होता है, मैंने गलत देखा, JSX नहीं होगा JSX होगा। ठीक है? तो आप JSX भी यूज कर सकते हो और आप JS भी यूज कर सकते हो, बट रिकमेंड क्या किया जाता है, .jsx यूज कर लो जहां पर आप कंपोनेंट फाइल बना इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है? तो आपको ये क्लियर होगा कहाँ आपको JSX रखना है और कहाँ आपको JS रखना है। अब मुझे पता है कि यहाँ से मैं कोई आपकी HTML या JSX रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, कोई कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ, तो मैंने JS रख दिया सिंपल। अब यहाँ से ये रिटर्न करवा रहे हैं एक HTML है, JSX है मेरे पास। ठीक है? तो वहां पर हम लोग जो है .jsx यूज करेंगे, रिकमेंड है आप करने को .js भी यूज कर सकते हो, कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है?
अच्छा जी, वापस आते हैं अपनी ऐप डॉट जेएसएक्स के ऊपर। मेन डॉट जेएसएक्स की जो कहानी समझ आ गई, क्या क्या चीज़ हो रही है इसमें। अब आते हैं जो इतना सारा हमें यूआई में नजर आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ पड़ा हुआ है। आप जरा अपना पहला कंपोनेंट किस तरह से बनाएंगे, वो तो बना हुआ है बट हम बना के भी देख लेंगे। एक आपके कंपोनेंट में अगर मैं इसको बोलूँ ये कंपोनेंट है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो आप लोगों में से कोई डिफरेंशिएट कर सकेगा। अगर लुकिंग वाइज में देखूं HTML है, बट इसको अगर मैं लुकिंग वाइज देखूं तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह ही है, एक रेगुलर फंक्शन। और अगेन एक और चीज कि जिस तरह से आपका ये रेगुलर फंक्शन है, आप इसकी जगह पर एरो फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एरो फंक्शन किस तरह से यूज करेंगे, अगर मुझे इसी कंपोनेंट को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो मैं सिंपल यहाँ पे ये कर लूंगा, मेरे कोई एरर। अच्छा, मुझे यहाँ पर कौन लिखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, मेरा एरर चला गया। तो दोनों अप्रोच है, आप कंपोनेंट अपने रेगुलर फंक्शन से भी बना सकते हो और कंपोनेंट अपने एरो फंक्शन से भी बना सकते हो। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी हम ये किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि भाई यार एक काम, रैक को किस तरह से पता चलेगा कि इसको मुझे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह ट्रीट करना है या इसको एक रैक के कंपोनेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, तो जरा डिफरेंस दोनों में सुन लो। पहले चीज आपको जो रैक बोलती है, आपका ये फंक्शन देखने में फंक्शन की तरह ही है, इट्स ओके, बट आपको रैक क्या बोलती है कि भाई अगर आपको कंपोनेंट बनाना है तो आपकी जो फंक्शन का नाम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल रखना है। तो ऐप का आपको ये ए है हमेशा, या कोई भी आपको कंपोनेंट है, कल को आप जाके हेडर बनाओगे तो आपको हेडर का एच कैपिटल रखना है, फुटर बनाओगे तो फुटर का एफ कैपिटल रखना है, और कोई और आपका मेन सेक्शन है तो उसका एम कैपिटल रखना है। पहला तो डिफरेंस ये है कि किस तरह से वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन और रैक का कंपोनेंट। तो पहली चीज ये आ गई, ये डिफरेंस आपका कि एक नॉर्मल फंक्शन में और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है। सेकंड चीज क्या है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या क्या चीजें रिटर्न कर सकता है भाई, है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, एरे, ऑब्जेक्ट, इवन के फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है। इसके अलावा कोई चीज रिटर्न नहीं कर सकता। मैं अगर आपको बोलूँ आप किसी अपने जावास्क्रिप्ट के पुराने फंक्शन में जाएं और वहां पर जाकर इस तरह से कुछ HTML को रिटर्न करके दिखाएं, इज इट पॉसिबल। इस तरह से आप HTML को रिटर्न नहीं कर सकते, कोई शाना आएगा उठ के ऊपर से आएगा कि भाई हम बैकटिक लगाकर पूरी HTML रिटर्न करते होते डायनामिक, वो अलग चीज है, उसमें आप बैकटिक लगा रहे हो और उसको स्ट्रिंग लिटल की तरह ट्रीट करो, वो एक डिफरेंट चीज है। मैं यहाँ प्रॉपर HTML रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ से, अगर सेम आप ही कॉपी करके वहां से रिटर्न कराओगे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में तो आपको एरर थ्रो कर देगा कि मैं नहीं जानता क्या चीज है। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस आपके पास ये है कि आपका एक कंपोनेंट हमेशा रिटर्न जो करेगा वो क्या होगी, या तो आप HTML बोल लो या आप क्या रिटर्न कर रहा होगा वो, तो बताया टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की थी कल लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट क्लास में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ JSX। और ये भी है ना कि एक और इसका हिंट ले लो कि जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो हम वहां से रिटर्न क्या कराएंगे, JSX करवाएंगे। तो आप फाइल का नाम भी .jsx ही रख लो, वही बेहतर है। JS भी कर लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिकमेंड क्या है, JSX रिकमेंड है। ठीक है, JSX है क्या, जावास्क्रिप्ट एक्सेम्पल मैंने लास्ट में बताया था, इसमें आपका HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों चीजें आप साइड बाय साइड साथ साथ लिख रहे होगे। ये नहीं कि आपके HTML की अलग फाइल बन रही है और जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है। तो मैं अगर समराइज करूं एक फंक्शन, एक कंपोनेंट किस तरह से बनाएंगे, आप यहाँ एरो फंक्शन यूज करो, आप यहाँ रेगुलर फंक्शन यूज करो, चॉइस आपकी है, बट मेक श्योर कि आपके कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड चीज, आप रिटर्न में यहाँ पर कुछ ना कुछ JSX को रिटर्न कराओगे। ठीक है, JSX में इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों भी आ सकती हैं, या सिर्फ आपके HTML भी आ जाएगी, कवर दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मैं HTML इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर वहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ JSX रिटर्न करवा रहा हूँ, या तो HTML भी होगी या जावास्क्रिप्ट होगी या दोनों चीजें होंगी। जावास्क्रिप्ट बल्कि एट टाइम सिंगल चीज नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज क्लियर हुई है कि आपका कंपोनेंट किस तरह से बनाना है। मैं एक कंपोनेंट बना के देख लेता भाई। अब कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, एक सोर्स के फोल्डर के अंदर आकर
एक और फोल्डर बनाएंगे। अच्छा काम देखिए, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली सारे कंपोनेंट बना सकते हैं, बट तरीकों चीज़ों को जितना मैनेज करके लेके चल सकते हो उतना आसान है। इनिशियल फेज पे आपको लग रहा हो कि मैं क्यों फोल्डर बनाऊँ, क्यों कम करूँ, बट इन फ्यूचर जब आपका प्रोजेक्ट, हमेशा कोई प्रोजेक्ट जो बनता है स्टार्ट यहाँ से ही होता है, बट एक टाइम पे आके इतना हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है वो। तो आप अगर स्टार्टिंग से ही बेस्ट प्रैक्टिस को लेके चलेंगे तो आगे जाकर आपके लिए आसानी होगी, आपकी चीज़ें प्रॉपर मैनेज हुई होंगी, आपको पता होगा क्या चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाता हूँ। अगेन मैंने बोला है कि जितना काम आप लोगों का होगा वो आप लोगों का SRC फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर एक फोल्डर बना लेता हूँ, कंपोनेंट्स, क्लियर है। इस कंपोनेंट के अंदर आकर हम अपना रैक का पहला कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। अभी इस फाइल के अंदर कुछ चीज़ें और रहती हैं, उसके हम बाद में आते हैं। सपोज कर ले मैं एक हेडर का कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, .json में रख दिया। यहाँ पर एक चॉइस है आपकी, ये देखिए कंपोनेंट के अंदर ये जो कंपोनेंट आप रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पर कैपिटल लेटर आपका मैंडेटरी है, बट उसकी फाइल का नाम आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, बट रिकमेंड नहीं है, उसका नाम भी कैपिटल से स्टार्ट करो, ठीक है। और लाजमी नहीं कि अगर यहाँ ऐप रखा है तो यहाँ भी ऐप रखोगे तभी वर्क करेगा, वरना एरर थ्रो कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम चेंज हो सकता है, बट बेटर क्या है कि जो आपका फाइल में बाहर नाम दिया गया है वही अंदर आपको कंपोनेंट मिल रहा हो। ये नहीं कि बाहर में फोटो लिखा हो अंदर में कोई हेडर कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पर आप फंक्शन जो है उसको आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और नेम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। नेम एक्सपोर्ट में आप इधर सिंपल जाके एक्सपोर्ट यहाँ लिख दो, सिंपल। बट अब की बारी में आपको जो यहाँ मेन के अंदर है आपको इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्लियर है चीज़। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखे ना बाय डिफॉल्ट आपका ये नेम एक्सपोर्ट हो रहा था, इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ नेम सॉरी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था, तो इसको जो मैं मेन में यूज़ कराऊंगा वो कुछ इस तरह से कर रहा था, ठीक है। बट अगर मैं इसको नेम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बजाय नेम एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर आके मुझे फिर पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे कुछ इस तरह से, क्लियर है। ये हम लोगों ने जब मॉड्यूल पढ़े तो हमने ये चीज़ें देखी थी कि नेम एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं, इंपोर्ट किस तरह से करते हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं और डिफॉल्ट इंपोर्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। ओके, अब वापस आते हैं, कहाँ आते हैं वापस, ऐप पे आगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं और इसको मैं काम करता हूँ, इसको इस तरह से रहने देते हैं। अभी आपका एक वेरिएशन आपने यहाँ पे देख ली ना कि आपका रेगुलर फंक्शन है और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। हम जो अपना फंक्शन बनाएंगे उसमें आपको एरो फंक्शन से बना के दिखा दूँ कंपोनेंट और हम नेम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ आता हूँ और इसके लिए अगर आप लोग बिगिनर हैं तो बेटर ये है आप लोगों के लिए कि आप हर चीज़ मैनुअली टाइप करें। जितना आप मैनुअली टाइप करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इनिशियल लेवल पर आपको चीज़ें रिमेंबर करने में आसानी होगी, ठीक है। बट यहाँ पर आप एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो एक्सटेंशन क्या है मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो इसको यूज़ मत करें, बट अब तो बता दिया, अब तो हम ये यूज़ करेंगे, हमें हर जगह आसानी चाहिए। ये रियो एक्सटेंशन ES7 प्लस रेक्ट प्लस रेडक्स प्लस रेक्ट नेटिव स्निपेट्स, ES7 रेक्ट रेडक्स ग्राफिकल रेक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। इनके लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इवन कि वो जो यूजफुल मैंने एक रिपोजिटरी का लिंक शेयर किया ग्रुप के अंदर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी एक्सटेंशन है वो आपको शायद वहाँ मिल जाए, ठीक है। खैर ये कर लेंगे, इसे करने से फ़ायदा क्या होगा भाई, इसे करने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ज़िंदगी किस तरह से आसान होगी कि आप इसके मल्टीपल आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं अगर आऊँ यहाँ पर दोबारा वापस इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल B, तो ये देख रहे हैं सारे के सारे इसके शॉर्टकट यहाँ लिखे हुए हैं। आप ये चीज़ टाइप करेंगे और इंटर या टैब प्रेस करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा शॉर्टकट, ठीक है। इस तरह रैक के हैं तो रैक में आपके मल्टीपल हैं, ठीक है। आप IMRC लिखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने भी यहाँ से क्या यूज़ किया है RACE, ये रहा, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह से दे देगा, ठीक है। अब अगेन ये जो स्निपेट ऐसे हमें बना के दिए हैं, ये हम अपने कस्टमर स्निपेट पे VS कोड के बना सकते हैं, बट अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बट यहाँ पर आप देखें तो आपको $1 और $0 लिखा हुआ है, आपको इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा।
आपकी जो फाइल का नाम आपने रखा होगा आपको वही नाम चिपका देगा वहां पर। मैं दिखा देता हूं, RAF, बहुत सारे इसमें वेरिएशंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं घर जाकर, मैं अभी नहीं कर रहा। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में जहां जहां लिखा हुआ था या 0 लिखा हुआ था वहां पर आपको हेडर से लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि आपने फाइल का नाम हेडर रखा था, एक्सटेंशन को इग्नोर मारेगा वो। और यहाँ पर अगर फिलहाल अभी सपोज कर ले मैं यहाँ से डिव के बजाय हेडर लिख देता हूँ, अभी मैं सिर्फ हेडर लिखा है, आप प्रॉपर पूरा हेडर बनाएंगे, पूरा नया लिंक सब कुछ करेंगे। तो ये मेरा एक डिफॉल्ट हेडर कंपोनेंट से मुझे बना के दे दिया। अच्छा एक चीज ये कि रेड के वर्जन 16 से पहले या 16 तक शायद या 18 से पहले आपको यहाँ पर हर फाइल में इस तरह से इंपोर्ट रेक लिखना लाजमी था, ठीक है, अनटिल अनलेस आपने यूज किया हो वहां पर फाइल के अंदर या ना किया हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास चॉइस, आप चाहो तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से रेक 18 के बाद का सीन है या 16 के बाद का, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। अब आप इसको नहीं भी लिखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। हाँ अगर आप उसको यूज कर रहे हो फिर तो मैंडेटरी आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी फाइल में कहीं मैंने अपना रेक को यूज नहीं किया था, इसके अलावा कहीं रेक लिखा नहीं हुआ, तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। क्लियर है? याद है क्वेश्चन? अच्छा एक और मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ फिलहाल, अभी सिर्फ हम कंपोनेंट बनाए देख रहे हैं, प्रॉपर कंपोनेंट बनाया नहीं है, क्या चीज़ किस तरह डिस्प्ले करवानी है। अभी सिर्फ हम आइडिया ले रहे हैं चीज़ों का। फुटर डॉट JSX, ठीक है, RAFC ई नहीं करते, आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखो नीचे साइड पे वेरिएशन मिल रही है, क्या आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे केस में RAFC सही है, क्योंकि इसमें एरो फंक्शन भी बन रहा है और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, नेम एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा तो अब की बार में एक्सपोर्ट यहाँ डिफॉल्ट अलग से नहीं लिखा हुआ, पीछे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। मैं दोबारा बताता हूँ, RAF से बहुत सारी वेरिएशन है आपके पास। मैं बॉटम में अब यहाँ पे साइड पे देखिएगा, इस जगह पर ये देखिएगा आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। इसके ऊपर हूँ तो मैं इस तरह से दिखाएगा, मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये आपका थोड़ा चेंज हो गया है, आपको यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करके देगा। इस पे आता हूँ तो थोड़ा और चेंज हुआ है, इस पे आए और थोड़ा चेंज हो गया। तो आपको जो आपके ओके, तो यहाँ पर मैं RAFC लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और मुझे नेम एक्सपोर्ट चाहिए तो मैं इस पर टैप कर रहा हूँ। अब मुझे ये नेम एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और इससे मुझे फुटर टैक्स डमी टैक्स भी दिखा दिया। याद है? क्लियर है? मैं सिंपल से 2 कंपोनेंट बना लिए उन स्निपेट्स को यूज करते हुए, ठीक है। आप लोग फंक्शन क्यों बना रहे हैं अब भी आते हैं, इसका सवाल जवाब मिल जाएगा यहाँ पर। याद है? क्लियर है? पहले हमने जो 2 कंपोनेंट बनाए किस तरह से बनाया, हमने एक्सटेंशन को यूज किया, आप चाहो तो वो यूज कर लो, मैनुअल टैप कर लो। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, और अभी के लिए इसको चीज़ों को सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए मैं इसको फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ और एक नॉर्मल सा रैक का कंपोनेंट बनाता हूँ, RAFC ऐप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप, ठीक है। याद है? किसी को कंफ्यूजन है? ऊपर जो भी खिचड़ी मची हुई थी उसको सबको मैंने इग्नोर मार दिया फिलहाल, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले वो बाद में देखते हैं। मैंने सेव कर दिया यहाँ पर, यूआई कहाँ गई? रिफ्रेश, कोई एरर आ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। ओके, नेम इंपोर्ट मैंने आई थिंक सेव कर दिया था, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, और मैंने यहाँ पर आई थिंक हम लोगों को समझाते हुए मैंने यहाँ पर इसको नेम कर दिया था, ठीक है। तो ये चुप नहीं बैठा और इसने, ठीक है, आ गया। यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोगों ने index.css की फाइल लिंक करवाई हुई है, तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की स्टाइलिंग है जो इसको यहाँ पे लेकर आ रहा है, ठीक है। चलो वो भी हम अभी फिलहाल कमेंट कर देते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ से, अगर मैं फाइल के ऊपर आता हूँ तो ये सारी की सारी CSS लिखी हुई है। अब CSS पे हम नहीं जा रहे फिलहाल, CSS लिखने का तरीका सेम वही है जो आप इंटरनल फाइल के CSS पढ़ते आए हैं, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल फाइल के अंदर, ठीक है। या स्टाइल टैग है, जो आपने CSS पढ़ी है सारी की सारी चीज़ें आप उस तरह अप्लाई कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज वही, आपकी ट्रांजिशन वही, आपके एनिमेशन, सब चीज़ आप वही यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अनटिल अनलेस कि हम जब तक इनलाइन CSS पे नहीं आते हैं,
इनलाइन सेल्स पे जब आएंगे वो तरीका थोड़ा डिफरेंस है, जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में तब देख लेंगे। अच्छा जी, अभी भी यहाँ पर है, मैंने सेव नहीं किया क्या? अच्छा मैंने कमेंट नहीं किया फाइल, इसको फिलहाल के मैं कंट्रोल फॉरवर्ड से आकर इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट का मतलब ये फाइल एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो आपका ऐप यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अभी आप और से ज़्यादा देखिए तो इसके अंदर कहीं पे भी आपके कोई अलग से फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं, सिंपल आपकी जो डिफॉल्ट इस ब्राउजर की सेट की हुई आपकी फॉन्ट होगी जो कि टाइम्स न्यू रोमन है, वो आपकी सेट हुई है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ऐप में क्या था, अब जरा गौर सुनिएगा, ये अगर चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है तो मैं बोलता रह कि आपके 10 to 20% आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें काम किस तरह से कर रही है, किस तरह चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही है वहाँ पर। चलो तो गौर से सुन लेना। ये मेरा रूट एलिमेंट था, इसको मैंने एक्सेस किया, इसके थ्रू मैंने एक डॉम वर्चुअल डॉम के एक एलिमेंट बनाया जो भी है, देन उसने मैंने रेंडर किया क्या। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको भी हटाता हूँ, क्या इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। आप देखेंगे यूआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप चाहो तो इसको एक लाइन के अंदर भी लेके आ सकते हो इस तरह से करके। तो हमारी ऐप वैसी की वैसी है, ठीक है। अच्छा जी, जरा गौर तलब फरमाए, यहाँ पर ये मेरा डिव है, ये डिव था, ये डिव कहाँ से आ रहा था, कहाँ से index.html से, ये रहा, ठीक है, ओके। और अब वैसे आप रिकमेंड नहीं किया जाता नाम चेंज करो, बट अगर आप नाम चेंज करना भी चाह रहे हो आप कर दो, मेन पर आ जाओ, और आपको फिर एक्सेस भी यहाँ पे उसी को करना पड़ेगा, ऐसा ही है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट मेक श्योर अगर आप चेंज करो वहाँ पर, तो आप जहाँ पे एक्सेस करो मेन फाइल के अंदर, आपको वहाँ भी अपना आईडी चेंज करनी पड़ेगी, बट इसको चेंज करने की कभी नीड पड़ती नहीं है, तो आप इसको रूट ही रहने दें, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब आया था अपनी मेन चीज़ के ऊपर, अब हमारे पास इस div रूट आईडी के अंदर इस div के अंदर ये जो आपको ये क्लोज किया मैंने, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, अभी फिलहाल क्या है यहाँ पर गौर से देखिएगा, एक div है, ओके। आते हैं यहाँ पर, और ये div कहाँ से आ रहा है, ये ऐप मैंने इसके अंदर रेंडर करवाया था पूरी डॉम के अंदर, इस ऐप पे चलते हैं। ये ऐप अभी क्या रिटर्न करवा रहा है यहाँ से, जरा गौर से इसलिए एक div रिटर्न करवा रहा है, और उसकी क्या है अंदर टेक्स्ट लिखा ऐप है, मैं बोलता हूँ दिस आर फर्स्ट रेक्ट कंपोनेंट, वही चीज यहां डिस्प्ले हो गई, और उसी div के अंदर वो चीज आई जो मैंने वहां से रिटर्न करवाई है। आते जरा यहाँ वापस, ये चीज मैंने यहां से रिटर्न करवाई, जरा से गौर सुनना, ये जो यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ इनडायरेक्टली कर क्या रहा है, इसको मैंने यहाँ मेन के अंदर कॉल किया हुआ था यहाँ पर, तो जो चीज़ रिटर्न करवा रहा है इनडायरेक्टली वो यहाँ पर इस तरह सेट हो रही है, और वही चीज़ उठाकर वो आपकी उस रूट आईडी वाले डिस्क के अंदर इंजेक्ट करवा रहा है, अंदर डाल वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देख लिया किसका, हाँ कुछ भी आप कर सकते हो, वो अभी बात कीजिए जब हम स्टाइलिंग पे आएंगे तब हम देख लेंगे। ये लो यहाँ प्रॉपर, यहाँ देखो यहाँ पे आपका कुछ भी, ये मैंने पूरा वही आपका डिव डाला है, पहले मैंने एरो एक्स्ट्रा आ गया था, तो देख रहे हो वही सेम चीज़ आ गई मेरे पास, बट हम इस तरह से कभी करते नहीं, मैं बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ किस तरह से चल रहा है। तो मैंने ऐप लिखा है कंपोनेंट का नाम, तो जो ही रिटर्न करवा रहा हो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, यहाँ तक क्लियर है भाई। मेरी तो उसका काम, उस फंक्शन का काम ही यही था ना कि आपके ऐप के अंदर आपकी जो पूरी एप्लीकेशन होगी ना, पूरी वेबसाइट आपकी 10 पेजेस की हो, 15 पेजेस की हो, वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो है आपकी वेबसाइट जो है वो इनडायरेक्टली आप लाकर रूट के अंदर सेट करवा रहे होगे, ठीक है। और पूरी एप्लीकेशन का जो कोड होगा, जितनी भी कंपोनेंट्स होंगे, स्क्रीन्स होंगी, आगे चल के जब हम रेक्ट राउटर डॉम पढ़ेंगे तो मल्टीपल स्क्रीन पर हम काम कर रहे होंगे, तो सारा का सारा कोड आपके ऐप के अंदर होगा मोस्ट ऑफ द केस के अंदर। तो हम इनडायरेक्टली उसको बोलेंगे भाई आप ये ऐप के जितनी भी चीज़ें उसको लाकर मेरे डिव के अंदर, रूट आईडी वाले डिव के अंदर सेट करवा दो, अंदर इंजेक्ट करवा दो। दैट्स हम ये काम कर रहे हैं, मैं शो करवाना ना, अगर मैं आपको यहाँ लिखता ही नहीं हूँ, ये ले बेचारा खाली कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ शो करवाना है ना। अच्छा अब आते थे यहाँ पर एक सवाल था कि हम ये बना ही क्यों रहे हेडर और फुटर, ठीक है। इसको कॉल किस तरह से करना है, कॉल करने का तरीका आप ऑलरेडी देख चुके हो, क्या है ये रहा। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है,
मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक कंपोनेंट है, एक स्क्रीन। अभी इसको, इस कंपोनेंट को, ऐप कंपोनेंट को एक स्क्रीन समझ के चले, आपकी होम स्क्रीन है और मुझे हेडर और फुटर लगाना है उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो आपने करना कुछ भी नहीं है, इस डिव के अंदर आओ, हेडर, आपको देख लो सजेशन मिल रही है यहाँ पर, ये रही कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हेडर। अच्छा, अगर डॉट जेएस या जेएसएस आपका नहीं रखा हुआ, आप इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पर के अंदर, ठीक है। आप एक्सटेंशन लिखें या ना लिखें, ये मैंने कर दिया। और मुझे इसको सेल्फ क्लोजिंग बनाना पड़ेगा। अभी हम जितने स्टार्टिंग कंपोनेंट पढ़ेंगे वो सारे सेल्फ क्लोजिंग होंगे, अनटिल अनलेस हम आगे चल के एक प्रॉप पढ़ेंगे, चिल्ड्रन टाइप का, स्पेशल टाइप का प्रॉप्स होगा, उसके बाद हम एक और अप्रोच देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर? लिख सकते थे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख सकते थे हम लोग वहाँ पे आके। बट मैंने बोला हम अपना मेनली जितना भी काम होगा हम अपना ऐप के अंदर करेंगे और सिंपल एक ऐप कंपोनेंट को वहाँ कॉल करेंगे ताकि हमारी मेन फाइल क्लीन पड़ी रहे, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कि हम प्रोवाइडर्स होंगे आगे चल के हम देखेंगे, वो हम अपने मेन फाइल में करेंगे, वरना हमारा यूआई का जितना काम होगा, राउटिंग का काम, जितनी भी चीज़ें होंगी, सारी की सारी चीज़ें हम लोग अपने ऐप के अंदर ला के जमा कर रहे होंगे और देन एक ऐप कंपोनेंट को छोटे से उठाकर हम वहाँ पास कर रहे होंगे अपने मेन कंपोनेंट के अंदर, क्लियर है, फाइल के अंदर। ओके, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ सेव, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसने क्या किया भाई, डिव के आईडी के अंदर हमारे पास डिव आ रहा है और उसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, इस डिव के अंदर मेरे पास ये वो टेक्स्ट है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये आप रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है, मैंने हेडर को कॉल किया, हेडर रिटर्न क्या करवा रहा है, एक डिव रिटर्न कर रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, हेडर लिखा हुआ था ना, ये रहा। तो इसने कॉपी किया, ऐप में आया और इसके बिहाइंड कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट करवा दिया, और ये अगेन पूरी की पूरी चीज़ आपकी मेन में जाके सेट हो रही है और आपको प्रीव्यू में कुछ इस तरह से मिल रहा है। एक डिव है, उसके अंदर आपके पास ये लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको याद होगा मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने क्या लिखा था, हेडर कॉल करवाया था और इन ट्रैक के हेडर क्या रिटर्न कर रहा है, ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, तो मुझे ये चीज़ यहाँ मिल रही है, ठीक है। अब इसको करने का फायदा क्या हुआ, वापस आता हूँ अपने ऐप कंपोनेंट के ऊपर, ये मैं समझाने के लिए किया था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेडर, ठीक है। और मैंने इस तरह एक फुटर भी बना के रखा हुआ है, तो मैं उस फुटर को भी कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने का तरीका दोनों का, आपका नेम एक्सपोर्ट हो, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, आपका दोनों का तरीका सेम है, क्लियर है यहाँ पर। और सेम इस तरह से अगर मैं रूट में आता हूँ, अच्छा कोई एरर आ गया क्या, रिलोड, कोई एरर आ गया, मेरे ख्याल से इंपोर्ट सही नहीं हुआ, यस मैंने अपना फुटर मेरा इंपोर्ट नहीं किया मैंने, दैट्स व्हाई एरर आ रहा, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, आप यहाँ पर कंट्रोल करके और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप उस फोल्डर पे चले जाएंगे, यहाँ मैंने डिफॉल्ट की यूज़ नहीं की है, ये मेरा नेम एक्सपोर्ट हुआ है अपना फुटर। तो आप देख सकते हैं जब ऐप में इंपोर्ट किया है, जो मैंने बोलता ऑटो इंपोर्ट कर देगा, आपको खुद को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ कर्ली ब्रेसेस आए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वहाँ से मैंने जो एक्सपोर्ट किया था, नेम एक्सपोर्ट किया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। जबकि अगर मैं बात करता हूँ हेडर की, तो यहाँ से मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था इसको, और जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ऐप फाइल के अंदर, तो इधर मुझे कर्ली ब्रेसेस नहीं दिख रहे यहाँ पर, क्लियर है। अच्छा जी, अब इस फुटर में क्या होगा, फुटर का केस जो भी आपने लिखा होगा, मेरे केस में क्या है, डिव फुटर, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे लाके देखो, आपका रूट आईडी आ गई, उसके अंदर आपको ये बोला डिव है जो आपने ऐप से रिटर्न करवाया है, ऐसा ही है। मैंने बोला टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो पहले हमारे पास index.html, फिर हमारी मेन फाइल, मेन से हमारा ऐप, ऐप के अंदर आकर हमने और खिचड़ी मचाई हुई है, ऐप के अंदर हेडर, हेडर के अंदर भी हम किसी को कॉल कर सकते थे, ठीक है। तो मेरा डिव, ये मेरा ऐप लेवल का डिव है, फिर उस डिव के अंदर आपको याद होगा मैंने एक हेडर को कॉल किया था, वो ये रिटर्न करवा रहा था, ये नीचे वो वाला टेक्स्ट है जो कि मैंने ऐप के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। और इस हेडर के अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये रिटर्न करवाना है JSX, तो मुझे ये JSX यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी जगह पर, और फुटर की जगह पर मुझे उसका फुटर का जो कंटेंट है ये वाला, ये मुझे ऐप के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और फिर एट दी एंड पूरी की पूरी चीज़ मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये आपका ये देख लो हेडर, ये रहा फुटर, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ हेडर के अंदर, मैं हेडर नहीं यूज़ कर रहा भाई, मैं एक हेडर बना रहा हूँ तो मैं हेडर एलिमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। और फॉर सपोज मैं फुटर में आता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ
जैसे आप यहाँ पर कोई भी, मैंने बोला कि आपको कंपोनेंट किस तरह से बनेगी, आप अपनी HTML के एलिमेंट्स को यूज करके ही कंपोनेंट बना रहे होगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर दिस इज माय हेडर, आप यहाँ पे अपनी इमेज टैग यूज करो लोगों के लिए। आप यहाँ पर आके अपना एक नेविगेशन का पूरा नैव बार बना लो। मैं नैव टैग को यूज करूँगा, उसके अंदर जाके मैं UL यूज कर रहा हूँ, और UL के अंदर मैं LI यूज कर रहा हूँ, LI के अंदर जाकर मैं A टैग को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें लिख देता हूँ सपोज करने अभी के लिए होम, मैं कर देता हूँ यहाँ पर अबाउट, ठीक है। इस तरह आपके और भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आइडिया आपको मिल चुका हो। तो ये सारी की सारी चीज अभी मैं हेडर को यहाँ से हटाता हूँ, और सपोज कर ले मैं यहाँ पर ये आ गया। अब इसकी रेजोल्यूशन काफी वो है, हम उस पर नहीं जा रहे, स्टाइलिंग वाले पे नहीं जा रहे, बट मैं कहने का मतलब ये है। अच्छा, अजीब बड़ा ही भयानक किस्म का पाथ दिया इसने भी। कोई और ले लेता हूँ यहाँ से, मैं इसको क्लिक करता हूँ, शुक्र है, ठीक है। अब इसको आप फोल्डर में किस तरह सेव करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में जाके देखेंगे इसका। अच्छा, यहाँ पर आपके पास HTML के दो प्रोजेक्ट है, एक URL के थ्रू पब्लिक URL, और दूसरा फोल्डर का सेव करने पर। पब्लिक URL तो सेम है, बट आपका जो आपको क्या बोलते हैं फोल्डर के अंदर किस तरह से करना है वो डिफरेंट चीज़ है, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको यूनिक मिल रही होगी, मैंने इमेज टैग यूज़ किया है। HTML के अंदर आपके जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होते थे वहां पर ये चीज आपकी मैंडेटरी नहीं होती थी, ठीक है। बट यहाँ पर आपकी मैंडेटरी सेल्फ क्लोजिंग में आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। आया वो आपका इमेज टैग है, इसके अलावा जो भी आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे कि मेटा टैग हो गया, ठीक है। तो आपके जितने भी मेटा टैग हैं आपको रैक के अंदर उसमें इस तरह से ये चीज लगानी पड़ेगी, वरना आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है कि आप जो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है आपको यहाँ पर ये काम करना है। बोले आते 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 अब ये आप इशू आप लोगों को लास्ट में इशू था, और इशू क्या था उस पर आ रहा हूँ मैं। ये मेरा एक बहुत ही खूबसूरत टाइप का एक क्या बन गया, हेडर बन गया, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग पे नहीं जा रहे हैं कुछ भी, बस पर्पस क्या है कंपोनेंट को समझने का। इन शॉर्ट मेरे एक हेडर कंपोनेंट में मैं कुछ भी अपनी HTML के एलिमेंट्स को यूज करके एक HTML का अपना रैक का कंपोनेंट बना सकता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा जी, और मैं यहाँ पर सेम इस तरह फुटर में भी कर सकता है काम, ठीक है। देन मैंने ऐप में आके यहाँ पर ही कॉल कर लिया। अब भी मेरे पास जब तक मैं रेड राउटर डॉम नहीं पढ़ता हूँ पेज के दरमियान में नेविगेशन करवाने के लिए रेड के अंदर, तब तक के लिए आपको शायद इतना क्लियर ना हो हम कंपोनेंट क्यों बना रहे हैं। बट इसको इस तरह समझे कि जो हमने एग्जांपल बहुत टाइम पहले ली थी, अभी सिंपल एक स्क्रीन है ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पर इसको मैं कोड को कॉपी करके यहाँ से जो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ लाके पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से कुछ, सही है, गुड है। सेम फुटर का काम कर लेता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट बनाया, क्यों बनाया मैंने, यहाँ में रख लिया। इसको सपोज करो कि आपकी होम फाइल है, होम पेज आपकी स्क्रीन है। कल को आपका अबाउट आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, सर्विसेज आएंगी, ब्लॉग्स आएगा, आर्टिकल्स के पेज आएंगे। आपको ये सारा का सारा कोड जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है आपको हर फाइल के अंदर जाकर पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वो कंपोनेंट बनाएगी क्यों, रीयूजेबिलिटी के लिए, फंक्शन की तरह यूज करो उसको। हमने क्या कंपोनेंट बना लिया है, इस तरह से कॉल करो, 10 फाइलों में और भी यूज करना है, सेम इसी क्लाइंट कॉपी करो, पेस्ट कर दो जहां पे। दैट्स इट। हमने कंपोनेंट पढ़े इसलिए ना कि रीयूजेबिलिटी लेकर आ सके अपनी यूआई कंपोनेंट्स के अंदर, हम यही कर रहे हैं। अब इसको ये लो, वैसे होता नहीं सना, बट समझाने के लिए कोड एक दफा किया है और हेडर कितनी दफा चिपके, समझ आइए आपका। अभी ये देखो ना, अगर आप सपोज करो आप उसी कोड को कॉपी पेस्ट करते इस वाले को, तो लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 17 तक टोटल मेरे ख्याल से 12 लाइनें बन रही हैं, 12-13 लाइनें। तो अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं यहाँ पर तो आपको हर बार वो 12 लाइनें कॉपी पेस्ट करनी पड़ती,
ऐसा ही है। तो कोड आपका रीयूजेबल हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने वहां पे कंपोनेंट की फाइल जाके बनाई थी। ठीक है, एक तो ये आपका रीयूजेबिलिटी आ गई। सेकंड चीज क्या है, अगर मैं यहाँ पर हेडर कोड यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख देता, एक मेरे पास केस आया था, तो इश्यू क्या आता है कि मेरा मेन जो मेरी एक स्क्रीन है उसके कोड का साइज बढ़ता जाएगा। हेडर कोड वहीं पे है, मेन सेक्शन कोड वहीं पे है, नीचे मेरे पास टेस्टिमोनियल का सेक्शन है उसका कोड वहीं पर है, मेरे पास अबाउट का सेक्शन है उसका कोड वहीं पर है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स का जहाँ मैं दिखा रहा हूँ शोकेस करवा रहा हूँ उसका कोड वहीं पर है, मेरे पास फुटर का कोड भी वहीं पर है। तो मेरी एक स्क्रीन का कोड कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं इनको चंक्स में डिवाइड कर लूँ, अब लाजमी नहीं है कि आप हमेशा उस चीज़ को कंपोनेंट बनाओगे जो आपकी मोर देन वन प्लेस पे यूज हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप बनाओगे केस तो वो है, बट सेकंड चीज़ क्या है कि आप हर कंपोनेंट बना लेते हो, बेशक वो एक जगह पे यूज हो रहा है, तो आप जब कंपोनेंट बना लोगे तो आपकी जो मेन फाइल है उसका कोड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट बना के रखे हुए। आप एक लाइन में कॉल कर लोगे तो आपकी जो मेन फाइल होगी उसका साइज कम से कम रहेगा। और कल को आपको सपोज कर ले एक पोर्टफोलियो के सेक्शन के अंदर चेंजेस करनी है, तो आपको इतने लंबे कोड को पढ़ के उसके अंदर से इशू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल पोर्टफोलियो वाला कंपोनेंट अलग से बना के रखा होगा, उसको किसी भी स्क्रीन के ऊपर कहीं भी कॉल किया होगा, पहले नंबर पे 10वें नंबर पे मर्जी आपकी, जहां कॉल करेंगे आपको डिस्प्ले वहां पे मिलेगा। तो जहां पे आपको इशू दिखेगा आप स्पेसिफिकली उस कंपोनेंट में जाकर वहां उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके कंपोनेंट्स बनाने के। रीयूजेबिलिटी, आपका कोड क्लीनर होगा, आपका जो मेन फाइल है या मेन स्क्रीन जो आपकी उसमें आपका कोड कम से कम आएगा। अभी देखो ना यहाँ पर हेडर आपका यहाँ पे कितना छोटा सा लिखा हुआ है, फुटर भी अगर सपोज करो कोई 10-15 लाइन कोड होता तो आपको यहाँ अलग से पड़ा हुआ है, और कल को आपकी फुटर के अंदर कोई इशू आता है तो आप डायरेक्टली इस कोड के अंदर आओगे। और देखो एक ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है, तो आप इतनी बड़ी फाइल कोड को देखोगे ना 10,000 लाइन की या 5,000 की कोड को, तो हवा वैसे खुश हो जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल वैसे नीचे आ जाएगा। बट अगर वही आप छोटे छोटे चंक्स में अपने करके दोगे, टुकड़ों में दोगे, तो शायद इतना आपको स्टार्टिंग में धक्का लग रहा है वो नहीं लगे। ठीक है, तो कोड क्लीनर, ठीक है, डिबगिंग में आसानी हो जाएगी और आपका कोड रीयूजेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज कंपोनेंट्स इन रेड। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? पहले इसको एक किसकी फोल्डर बनाने की कमांड मैं सीएमडी से नहीं बनाए, मैंने फायदा से बनाए थे, बस ये कि मैं इसको यूज कर रहा होता हूँ, दिस वन। आप सिंपल जो सपोज करो मैं यहाँ पर इस पे मैंने सीएमडी के थ्रू नहीं बनाया फोल्डर, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। वीक का प्रोजेक्ट जो सेटअप किया था, अच्छा वो मुझे रिमाइंड करवा देना ग्रुप के अंदर, मैं उसकी शॉर्टकट्स की जो है वो भेज दूंगा। हाँ जी आप बोले। हाँ आपकी चॉइस है, मैंने कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे नेम एक्सपोर्ट में और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में, आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। मेरा देखो यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था हेडर के अंदर, वही मेरे को बिल्कुल सही चल रहा है और हाँ काम वही करेगा। बस कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पर आपके पास, मुझे बेटर पर्सनली जो है वो नेम एक्सपोर्ट ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसकी जो सजेशंस हैं वो ज़्यादा बेस्ट मिल रही होती है एज कम्पेयर टू डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? एनीवन? ओके, अच्छा एक यहाँ पर छोटी सी चीज़ है, एक नई टर्मिनोलॉजी भी सीख लेंगे आप यहाँ पर, और वो है मैंने बोला कि मेरा रैक का कंपोनेंट जो है वो JSX रिटर्न करेगा, ऐसा ही है, मतलब कोई HTML जो उसके जावास्क्रिप्ट भी होगी वो रिटर्न करेगा, कुछ गलत नहीं बोला। बट यहाँ पर एक आप बोल लो ट्विस्ट है या एक इंपॉर्टेंट टिप है, और वो क्या है, आप किसी फंक्शन से मोर देन वन चीज रिटर्न कर सकते हो कभी? हाँ कैसे? अब एरे और ऑब्जेक्ट ही लेकर आया था, मतलब मल्टीपल एरे या मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न किए कभी? मतलब कॉमा डाले कर दिया ऐसे? कभी भी नहीं, वो आपका फर्स्ट वाले को रिटर्न कर देगा, दूसरे वाले को इग्नोर मारेगा, ऐसे ही है। तो सेम यहाँ पर आपके एरे के कंपोनेंट के अंदर आप जब रिटर्न करवाओगे तो आप कभी भी मोर देन वन एलिमेंट रिटर्न नहीं करवाओगे। क्या मतलब है? मैं तो किए यहाँ पर मीन्स ये है कि मैं यहाँ पर रिटर्न जो है एक ही करवाऊंगा, उसके अंदर जितने मर्जी हो मुझे नहीं पता,
रूट लेवल पर जो मैं करवाऊंगा वो हमेशा एक एलिमेंट को रिटर्न करवाऊंगा। अगर आप बोलते सर दो कर लें, अभी दिखाता हूँ दो करके, नहीं पैरल आ गया, ये अलाउ नहीं करेगा। आपको यह सिनेरियो आ सकता है ना भाई, जब मोर देन वन हो तो वो करें। तो या तो यही है कि जैसे आपके पास एक डिव है बेचारा, जिसको आप जहाँ मर्जी यूज़ कर लो, जब आपको कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कुछ करोगे इस तरह से, इसको यूँ किया कि हमारा शर्त के यहाँ पर कि हमेशा एक एलिमेंट को रिटर्न करवाना है, सही था। मैं अगर दोबारा रिपीट करता हूँ, आई थिंक किसी को कंफ्यूजन हो रही है। ये मेरे पास मैंने बोला कि आपका जो ऐप है वो हमेशा एक चीज़ को रिटर्न कराएगा, मीन्स के HTML का रूट या पेरेंट एलिमेंट जो भी होगा, डिव हो, स्पैन हो, हेडर हो, फुटर हो, कुछ भी हो, बट हमेशा एक चीज़ को रिटर्न करवाएगा, मोर देन वन एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करवा सकता। उसके मैंने दिखा भी दिया यहाँ पर, ये देखिए, ये आपके अब दो इस लेवल पर अगर मैं रिटर्न पे देखूँ तो पहला आपका ये है डिव और दूसरा ये है, तो मैं दो चीज़ों को रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ से। ये चीज़ पॉसिबल नहीं। अभी मैं सिर्फ डिव दिखा रहा हूँ, यहाँ आप कुछ भी लिख ले, आपने HTML के जो भी एलिमेंट पढ़े, कोई भी हो, यहाँ पर सपोज सेक्शन और आपका आर्टिकल हो या आर्टिकल और सेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं करेगा। बट अगर कभी इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो क्या कहना भाई, ऐसा सिनेरियो आ सकता है मेरे पास कि मुझे मोर देन वन करना। तो पहली चीज़ तो ये कि जो आपके माइंड में आएगी, जो बेचारा गरीब आपके पास एक डिव है जो आपको मिल गया कहीं से, आप बोलोगे सर सब चीज़ों को उठा के इसमें रैप कर दो, हमारी दो चीज़ें हमें चाहिए थी वो भी मिल गई और इससे काम भी पूरा हो गया। यही है ना, हमें प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, ये सोल्यूशन वेल एंड गुड है, बट इससे होगा क्या। पहला हेडर आया, ये अंदर की ये चीज़ आई, फुटर आ गया, फिर हेडर आया, फिर ये चीज़ आई और फिर फुटर आ गया, ठीक है, हमने दो दफ़ा रिपीट करा, दो दफ़ा आ गया, ठीक है, बट और हमारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई, हमें जो यूज केस चाहिए वो भी फुलफिल हो गया और हमारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। बट यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर एक हमें दो चीज़ें तो यूआई में नज़र आ रही हैं, बट ये जो डिव है, इस डिव पर और देखें, ये दो तो डिव वो हैं जो कि आपके ऐप के हैं, जो आपके हेडर और ये सब चीज़ें आ रही हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो वो डिव हैं जो कि आपके ये वाला डिव है, पहला ये वाला। मैं इसके काम करता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको मैं डिव वन बोल देता हूँ आईडी देकर, और सॉरी क्लास। एक और नई चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, और वो क्या है, क्लास नहीं, मैंने नहीं लिखा, मुझे सजेशन के अंदर मिला है। ऐसा क्यों भाई, नहीं, इसका एक और रीज़न है, मैं उस पर आता हूँ वापस, सेव करता हूँ, हम शायद क्लियर हो जाए। ये वो पहला डिव है और ये दूसरा डिव है। ये कौन सा डिव है, ये मुझे चाहिए तो नहीं था यूआई के अंदर, ना मैंने इसमें कोई काम किया, ना इसको मैंने बैकग्राउंड दिया है, ना कुछ और किया है। ये वो वाला डिव है जो जिसने मेरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था, ऐसा ही है ना, इसके अलावा से कोई पर्पस नहीं था यहाँ पर, यही था ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए और मेरे डॉम के अंदर कोई एक्स्ट्रा नोड भी क्रिएट ना हो। ये नोड ही एक तरह से एलिमेंट बोले, नोड बोले। अब क्या करें, मेरा वो प्रॉब्लम भी मेरा रिजॉल्व हो और मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा जो डिव क्रिएट हो रहा है ये भी क्रिएट ना हो। अब वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो नहीं, बट फिर भी मैं चाह रहा हूँ। तो रेक्ट आपको एक चीज़ प्रोवाइड करती है और वो है फ्रैगमेंट्स, ठीक है। आप यहाँ पर या सिर्फ रेक्ट में देखेंगे, कहीं और नहीं देखेंगे। मैं इसके काम कर दो, उसको ना डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के रेफरेंस रहे आप लोगों के पास। इसको आकर मैं यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये आपने HTML के अंदर कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका क्या फ्रैगमेंट है, FRAGMENT, फ्रैगमेंट करेगा क्या, ये आपका इशू जो आ रहा था रिजॉल्व कर दिया, कोई एरर यहाँ पे दिख तो नहीं रहा ना आपको यहाँ पर, ठीक है। और आपका यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नोड भी क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा कोई एरर आ गया, सॉरी, वो तो नकल की अकल की ज़रूरत होती है, मैंने वो तो डुप्लीकेट कर लिया, बट इसको मैंने कॉपी पेस्ट करना भूल गया। हाँ जी, आईडी रूट div 1 और div 2, तो जो आपका एक्स्ट्रा एक नोड क्रिएट हो रहा था, मैं div की एग्जांपल ली थी, कुछ भी ले सकते हो आप, सेक्शन के अंदर रैप कर लेते, आर्टिकल में रैप कर लेते, किसी में भी रैप कर लेते, बट आपका अगेन एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो रहा था। यहाँ आपका एक्स्ट्रा नोड भी क्रिएट नहीं हो रहा और आपका इशू जो आ रहा था उसका सोल्यूशन भी आपको मिल गया, ठीक है। बस आखिरी एक दो चीज़ करके इसको एंड करें सेशन को। अब यहाँ पर इसको यूज़ करने के मल्टीपल वेरिएशंस हैं। पहला तरीका तो ये मैंने बताया, सबसे ईजीएस्ट वे ये है
इसके अलावा कई लोग इस तरह से भी यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपने डायरेक्ट इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया मैंने, कहीं और तो यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रिएक्ट डॉट, बहुत सारी चीज़ें मिली रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है, FRA फ्रेगमेंट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर इसको ये करना पड़ेगा। पहली अप्रोच जो सिंपल सी जो मैंने बताई, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। सेकंड अप्रोच ये है, दोनों में आपका सेम ही है, देख लो यहाँ पर डिफ रूट आईडी डिफ के अंदर डायरेक्ट वो दो रूप बन रहा है, ठीक है। आखिरी तरीका क्या है, और वो है आपका, आप यहाँ पर लिखो, अच्छा ये जो भी मैंने एक पैटर्न बताया ना, डायरेक्ट डॉट करके मैंने फ्रैगमेंट लिखा है, इस तरह आगे चल के हम और बहुत सारी चीजें यूज करेंगे जो हम डायरेक्ट डॉट करके भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके मैं भी बता रहा हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉमा करके यहाँ मैं सपोज करो मैं खुद इस तरह से लिखता हूँ मैनुअली, ठीक है, मैनुअली नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। पहले वो क्या था, रेड के अंदर डॉट करके एक्सेस कर रहा था, अब मैंने सनी के अंदर डायरेक्ट फ्रैगमेंट लिखा है, तो पहले तो मुझे बोलेगा भाई ये फ्रैगमेंट कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, फ्रैगमेंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने डिफाइन किया नहीं है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते, कहाँ से आएगा, रेक के अंदर से आएगा, नेम एक्सपोर्ट होगा, ये देखो आ गया। तो चॉइस आपकी, आप फ्रैगमेंट इस तरह से यूज करो, आप रेक डॉट करके करो, या आप मुझे मैं स्टार्टिंग फर्स्ट वाली अप्रोच बताई थी वो करो, तीनों का पर्पस सेम ही है। आखिरी चीज इस सेशन की, और वो ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्लास नेम मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं बताया JSX कर रहा हूँ, तो आपकी जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों यूज होंगी, तो आपको जावास्क्रिप्ट में हमें शायद कॉन्सेप्ट ना पढ़ो कि ऊप नहीं पड़ी है, तो वहाँ पर एक बिल्ट इन की आती है, आपके पास कीवर्ड आता है क्लास का, क्लास क्रिएट करने के लिए। अब उसको डिफरेंशिएट करना है, अगर मैं क्लास लिख दूंगा तो कंफ्यूज होगा कि क्लास आपकी जावास्क्रिप्ट वाली क्लास बना रहे हो या जो आप HTML के लिए क्लास लिखते हो वो वाली क्लास है, इसलिए HTML ने बोला, सॉरी रेक्ट ने यहाँ पे बोला कि आप क्लास नेम को, सॉरी क्लास को क्लास नेम लिखोगे ताकि वो बिल्कुल डिफरेंस हो सके। आपको डॉम के अंदर क्लास नेम नहीं मिल रहा होगा, आपको क्लास मिलेगा और किसी ने ऑब्जर्व किया हो और किया हो, डेव ये क्लास ही मिलेगा, ठीक है। ये देखो ये रेक्ट खुद बिहाइंड से नहीं काम कर रहा है, मुझे आपको इससे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, आज का इतना ही काफ़ी है। किसी का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर ले। असाइनमेंट प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ मार्च चल रहा है, हम कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, और 2-4 बच्चों में चेक होगा, फिर वो ले जाएगा आपकी। अब जो रमजान से आएगी क्लासेस हैं वो आप लोगों को टाइम पड़ता है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, 10 to 1 है, तो थोड़ा सा तैयार हो जाइएगा, 3 घंटे की क्लास है, और इसके अलावा एक ही क्लास होगी आपकी वीक के अंदर, तो उसमें हमें थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होगा, आप लोगों को चाहिए होगा, मैं तो गुजारा हो जाएगा, तो उसके अंदर आप लोगों का प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसमें टाइम भी सारा यूटिलाइज हो जाएगा और थोड़ा आप लोगों को रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी माइंड को, और थोड़ा स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, तो शायद मैं सही तरह चेक भी कर सकूँ। अच्छा मुझे क्लियर कर दें 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पर सेशन को एंड कर देता हूँ।